अध्याय 1 अरबों की संपत्ति विरासत में मिली। शहर के केंद्र में एक चीनी रेस्तरां। आरव शर्मा, तुम किस चीज में उंगली कर रहे हो? जल्दी करो और काम पर लगो। क्या तुम्हें लगता है कि यह रेस्तरां तुम्हारे परिवार का है? अगर तुम वहां खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें बिना कुछ किए पैसे दूंगा। गरज सुनकर आरव शर्मा बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। उसने तुरंत झाड़ू और कूड़ेदान उठाया और दौड़ पड़ा। रुको, ये और ये, इन बक्सों को जल्दी से मेरे लिए पैक करो। अगर तुमने पैक नहीं किया तो काम से छुट्टी के बारे में सोचना भी मत। जब आरव शर्मा कमरे में जाने वाला था तो प्रबंधक ने तुरंत कुछ बक्सों की ओर इशारा करते हुए कहा, 7 कमरे। जब तक उसकी छुट्टी हुई तब तक आधा घंटा बचा था। इन 7 कमरों को पैक करने में उसे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। आरव शर्मा ने प्रबंधक को गहराई से देखा और प्रबंधक फिर से चिल्लाया, क्या? वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुरंत चले जाओ, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। प्रबंधक, इसमें अविश्वास करने जैसा कुछ नहीं है। गुस्सा मत करो, आपके जैसे महानुभाव छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं अभी करूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि मैं मिशन पूरा करूंगा। आरव शर्मा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जल्दी से प्रबंधक से माफी मांगी। वह इतने लंबे समय तक काम करके एक पैसा भी वेतन नहीं लेना चाहता था। इस वेतन से वह अभी भी अपनी प्रेमिका साक्षी वर्मा के लिए एक एप्पल फोन खरीदने का इंतजार कर रहा था। कम से कम तुम समझदार तो हो। प्रबंधक ने आरव शर्मा को प्रभावशाली ढंग से देखा, अपने हाथ पीछे किए और चला गया। जब आरव शर्मा 5वां कमरा साफ कर रहा था तो उसने कमरे में फैली हुई गंदगी देखी। वह इतना चौंक गया कि उसका जबड़ा लगभग लटक गया और उसे बंद करने में काफी समय लग गया। खबरों के अनुसार अगर कोई रेस्तरां में खाना खाने जाता है तो वह कचरे का ढेर बना सकता है। तो ये सच था। ये कमरा कितना गंदा है। ये तो सिर्फ एक भोजन था, इसे कचरे के ढेर में कैसे बदल दिया गया? आरव शर्मा ने मेज पर बचे हुए खाने को साफ करते हुए तिरस्कार से कहा, अरे, सोफे पर एक फ़ोन कैसे आ गया? ये तो एप्पल का फ़ोन है। उफ, और ये तो नया एप्पल फ़ोन है। कौन इतना लापरवाह है? इतना महंगा फ़ोन, फिर भी तुम इतनी लापरवाही से इसे लेना भूल गए। आरव शर्मा ने फ़ोन देखा और जल्दी से अपने हाथ का कपड़ा फेंक दिया। उसने फ़ोन को अपने हाथ में रखा और गंभीरता से उसकी प्रशंसा की। साक्षी वर्मा एक नए एप्पल फ़ोन के लिए पूछ रही थी और उसने सार्वजनिक और निजी तौर पर कई बार इसके बारे में बताया था। उसने साक्षी वर्मा को उपहार के तौर पर देने का वादा किया था, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी वह दिया नहीं गया था। उसे न देने का कारण ये था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। हाल ही में कचरा उठाकर उसने जो पैसे कमाए थे वह पहले जितने नहीं थे। वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा था और साक्षी वर्मा के लिए एक एप्पल फ़ोन खरीदने के लिए कुछ पैसे निकालना चाहता था। ये सचमुच काफ़ी नहीं था। साक्षी वर्मा कई दिनों से उसे अनदेखा कर रही थी। आरव शर्मा जितना इसके बारे में सोचता उतना ही असहज महसूस करता। इस प्रकार उसके पास पार्ट टाइम नौकरियों की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कभी कभी दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह 2000 रुपये भी नहीं कमा पाता था। एक एप्पल फ़ोन खरीदना, और वह भी नया, कम से कम 7 या 8 हज़ार रुपये का। आरव शर्मा ने उठाए हुए एप्पल फ़ोन को देखा। वह बहुत ललचा रहा था। उसके लिए इसे पाना सचमुच मुश्किल नहीं था। अगर वह ये फ़ोन साक्षी वर्मा को देता तो वह निश्चित रूप से खुशी से उसे गले लगा लेती और उसे जाने नहीं देती। वह शायद उसे कुछ बार किस भी करती। आरव शर्मा ने इसके बारे में सोचा और उसका दिल खुशी से भर गया। उफ, नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? ये गलती से एक मेहमान द्वारा छूट गया था। एक समकालीन विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में मैं एक 5 गुणों वाला युवा हूँ। मैं किसी की गिरी हुई चीज़ को अपना कैसे बना सकता हूँ? जिस व्यक्ति का फ़ोन खो गया है वह बहुत चिंतित होगा। मैं बस इसे फ्रंट डेस्क पर भेज रहा हूँ। खुशी बीत जाने के बाद तर्क वापस आ गया। आखिरकार तर्क ने लालच पर विजय प्राप्त की। आरव शर्मा ने कमरा साफ किया और अपना फ़ोन लेकर फ्रंट डेस्क पर चला गया। मेरा सेल फ़ोन। वह मेरे सेल फ़ोन को अपने हाथ में पकड़े हुए है। एक प्रथम श्रेणी की आकृति वाली खूबसूरत महिला ने हॉल में चीख मारी, जिससे तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। क्या ये स्कूल की सुंदरी प्रिया ठाकुर नहीं है? क्या ये हो सकता है कि उसने जो फ़ोन उठाया वह प्रिया ठाकुर का था? आरव शर्मा ने अजीब तरह से अपना फ़ोन पकड़ा, आगे बढ़ा और उसे सौंप दिया। क्या यह आपका फ़ोन है? मैंने इसे अभी उठाया और इसे फ्रंट डेस्क पर देने वाला था। अब जब आप यहाँ हैं तो मैं इसे सीधे आपको दे दूंगा। हाँ, उठाया। मैं कैसे विश्वास नहीं कर सकता। इसे दूसरे लोगों ने क्यों नहीं उठाया? केवल तुम, आरव शर्मा, ही इसे उठाओगे। मुझे देखने दो, तुमने ही मेरा फ़ोन चुराया है ना? स्कूल की सुंदरी प्रिया ठाकुर ने फ़ोन छीन लिया और तिरस्कार से टॉयलेट पेपर से पोंछा। फिर उसने सबके सामने ज़ोर ज़ोर से आलोचना करना शुरू कर दिया। रेस्तरां का प्रबंधक घबरा गया। वह जल्दी से दौड़ा आया और पूछा, क्या बात है?
तुम ठीक समय पर आए हो। इसने मेरा फ़ोन चुरा लिया, लेकिन यह अभी भी मानने को तैयार नहीं है। स्कूल की सुंदरी प्रिया ठाकुर ने आरव शर्मा की ओर इशारा करते हुए दुर्भावना से कहा। आरव शर्मा घबरा गया। ये स्कूल की सुंदरी इतनी लापरवाही से किसी पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती है? जल्दी करो और प्रबंधक को समझाओ। प्रबंधक, मैंने उसका फ़ोन नहीं चुराया। वह फ़ोन मैंने उसे बॉक्स से उठाया। वह उसे फ्रंट डेस्क पर देने वाला था। परिणाम, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। ये हमारे शिवाजी यूनिवर्सिटी का छात्र है और बहुत गरीब परिस्थितियों में रहता है। मेरा यह नया एप्पल फ़ोन 7 या 8 हज़ार रुपये का है। यह ज़रूर लालची होगा और पैसे के लिए हमारा फ़ोन चुराना चाहता होगा। स्कूल की सुंदरी प्रिया ठाकुर को डर था कि प्रबंधक आरव शर्मा को देखेगा, इसलिए उसने आरव शर्मा के सभी गौरवशाली कार्यों को एक ही बार में बता दिया। सब ने आरव शर्मा को तिरस्कार से देखा। प्रिया ठाकुर, मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं चुराया। आरव शर्मा ने गुस्से में स्कूल की सुंदरी को देखा। ये दूसरे पक्ष को बहुत ज़्यादा धमकाना था। संदेह से विश्वास तक। प्रबंधक की आंखें घूम गईं और उनमें अंधेरे की एक झलक दिखाई दी। वह जोर से चिल्लाया, बहुत अच्छे आरव शर्मा, तुमने न केवल ठीक से काम नहीं किया, बल्कि ग्राहकों से चोरी करना भी सीख लिया। कोई है, इसे इस तरह से बाहर निकालो। पिछली तनख्वाह लेने के बारे में सोचना भी मत। प्रबंधक, मेरी बात सुनिए। मैंने सच में उसका फ़ोन नहीं चुराया। सच में नहीं, मुझ पर विश्वास कीजिए। कुछ सुरक्षा गार्ड आए, उन्होंने आरव शर्मा को पकड़ा और उसे बाहर धकेल दिया। आरव शर्मा ने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन प्रबंधक ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे सुरक्षा गार्डों ने दरवाजे से बाहर खदेड़ दिया और स्कूल की सुंदरी ने गर्व से आरव शर्मा को उपहास भरी नज़रों से देखा। आरव शर्मा फिर से अंदर जाकर सफाई मांगना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर कुछ खूंखार गार्ड उसे घूर रहे थे, जिससे उसके पास अपमानित होकर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब से वह वयस्क हुआ था, आरव शर्मा को उसके परिवार ने छोड़ दिया था और उसे कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से रहना पड़ा था। अपनी आजीविका चलाने के लिए उसके पास कचरा उठाने और लगन से और मितव्ययिता से अध्ययन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कचरा उठाने के उसके जीवन ने आरव शर्मा को तब सच्ची मानवीय गर्मी का अनुभव कराया जब वह बुरी तरह से संकट में था। आरव शर्मा ने दुख से आह भरी, इस तरह का जीवन कब खत्म होगा? जैसे ही आरव शर्मा अपने छात्रावास के कमरे में लौटा, उसने अपने रूममेट ईशान रॉय को आते हुए और उसके कंधे पर थपथपाते हुए सुना, आरव, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें स्पोर्ट्स फील्ड पर मिलने के लिए बुलाया है। कब? आरव शर्मा बहुत खुश हुआ। साक्षी वर्मा ने आखिरकार उससे बात करने की पहल की। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। देखो तुम कितने उत्साहित हो। अभी जल्दी करो और जाओ। ईशान रॉय हंसा। दूसरे रूममेट्स ने उपहास किया, दरवाजा बंद होने में अभी आधा घंटा बाकी है। आरव, तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें इतने गहरे कारण से स्पोर्ट्स फील्ड पर मिलने के लिए बुलाया है। विशाल वर्मा, जैसा तुम कहते हो। क्या विशाल वर्मा का आज मूड खराब नहीं होगा? राज मल्होत्रा ने हंगामा शुरू किया था। अपने रूममेट्स में उसकी रोहन गुप्ता के साथ सबसे अच्छी बनती थी। ये वह नहीं है। वे दोनों आज अकेले हो सकते हैं, लेकिन चूंकि तुम मुझ पर इतना ध्यान दे रहे हो, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। हे, बस करो। जय ठाकुर, जो आमतौर पर मजे में शामिल होना पसंद नहीं करता था, ने भी मिलनसार तरीके से कुछ शब्द कहे। उसका भाव खुद आरव शर्मा से भी ज्यादा उत्साहित और उत्तेजित था। आरव शर्मा कड़वाहट से हंसा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस बाहर जाकर उससे मिलूंगा। तुम सब बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं पहले जा रहा हूँ। मास, यह क्या बकवास है? ज्यादा से ज्यादा वह और साक्षी वर्मा सिर्फ हाथ पकड़ेंगे और किस भी नहीं करेंगे। एक रात में अचानक होम रन मारने की तो बात ही छोड़ दो। आरव शर्मा मैदान की ओर दौड़ा। अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी वर्मा को काफी देर से इंतजार करते देख उसने जल्दी से माफी मांगी। माफ करना, मुझे देर हो गई। साक्षी, गुस्सा मत करो। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक नया एप्पल फ़ोन खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए बचा पाऊंगा। क्या खरीदना है? आरव शर्मा, तुमने कई महीनों से फ़ोन खरीदने की बात की है। क्या तुम्हारे पास उसे खरीदने के लिए रुपए भी हैं? अगर तुम्हारे पास खरीदने के लिए रुपए नहीं हैं, तो डींग मारना बंद करो। जब उसने फ़ोन खरीदने की बात की तो साक्षी वर्मा तुरंत गुस्सा हो गई। आरव शर्मा ने फ़ोन के लिए कई बार उसका फ़ायदा उठाया था और अब तक उसके फ़ोन का कोई निशान नहीं था। कितना नुकसान! आरव शर्मा घबराकर साक्षी वर्मा का हाथ पकड़ना चाहता था। साक्षी, मेरी बात सुनो। मैं रुपए बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ समय में निश्चित रूप से एक एप्पल फ़ोन खरीद कर दे पाऊंगा। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं। चलो ब्रेकअप करते हैं। साक्षी वर्मा ने आरव शर्मा के गरीबी से भरे चेहरे को देखा और उपहास किया। ब्रेकअप? साक्षी, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक फ़ोन खरीद पाऊंगा। आरव शर्मा का चेहरा तुरंत सख्त हो गया क्योंकि उसने सक्रिय रूप से सफाई दी। मुझे रोको। मुझे ब्रेकअप। आरव शर्मा, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे फ़ोन मत खरीदना, मुझे नहीं चाहिए।
साक्षी वर्मा को अपने सामने खड़े आदमी से और भी ज्यादा घृणा हो रही थी। वह इतने लंबे समय से उसके साथ खेल रही थी, फिर भी उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि उसके साथ खेला गया था। सुअर के सिर की तरह बेवकूफ़ बनाए जाने की मूर्खता से उसे उल्टी आ रही थी। आरव शर्मा ने साक्षी वर्मा की कठोरता महसूस की और उससे ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। लेकिन वह उससे ब्रेकअप क्यों करना चाहता था? धुंध, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं इसे बदल दूंगा, मैं इसे निश्चित रूप से बदल दूंगा। आरव शर्मा डर के मारे साक्षी वर्मा का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन साक्षी वर्मा ने बेरहमी से उसे झटक दिया। तुम चोर, किसी और का सेलफोन चुराने की बात अब पूरे स्कूल में फैल गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि मेरी, साक्षी वर्मा की, एक चोर बॉयफ्रेंड है। इसमें क्या बुरा था? चीजें चुराना, ये बहुत शर्मनाक था। आरव शर्मा, तुम सच में मुझे नीचा दिखाते हो। साक्षी वर्मा के शब्द बिजली की तरह थे जो आरव शर्मा पर गिरे। आरव शर्मा को कुछ न कहते देख साक्षी वर्मा ने खुद ही जाने का फैसला किया और मन में आह भरी, आखिरकार मैंने इस गरीब कमीने से छुटकारा पा लिया। साक्षी, मेरी बात सुनो, ये वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैंने उसका फ़ोन बिल्कुल नहीं चुराया। आरव शर्मा ने प्रतिक्रिया दी और उत्साह से साक्षी वर्मा का हाथ पकड़कर सफाई दी। साक्षी वर्मा आरव शर्मा की चिक चिक सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, सच बताओ, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा पहले से ही एक नया बॉयफ्रेंड है। वह तुम्हें ज्यादा रुपए नहीं रखने देगा। वह एक अमीर बाप का बेटा है, उस गरीब की तरह नहीं जो खाना भी नहीं खरीद सकता। अगर तुम्हें अपनी हद पता है तो मुझे अब परेशान मत करो। लेकिन अगर तुम मुझे गरीब होने के कारण तिरस्कार करती हो तो तुमने पहली बार मेरे साथ रहने का फैसला क्यों किया? आरव शर्मा इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सका। साक्षी वर्मा को रुपए पसंद थे और वह उसे गरीब होने के कारण तिरस्कार करती थी, लेकिन उसने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे। ओह, मैं तुम्हारे साथ थी। देखो, ईमानदार, बेवकूफ़, आसानी से बहकाया जा सकने वाला और कुत्ते की तरह आज्ञाकारी होने के नाते। और अब मैं इससे थक गई हूँ। मैं अब और नहीं खेलना चाहती। क्या मैं जा सकती हूँ? साक्षी वर्मा के शब्द तीखे सुइयों की तरह थे जो आरव शर्मा के दिल को छेद रहे थे और उसे दर्द से सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। जाओ, मैं तुम्हें भविष्य में फिर से परेशान करूंगा। आरव शर्मा का दिल बुझते अंगारों की तरह था जब उसने साक्षी वर्मा के हाथों को जाने दिया जो उसे पकड़ने वाले थे। हालांकि जैसे ही साक्षी वर्मा चली गई, आरव शर्मा को एक टेक्स्ट संदेश मिला, आपने अरबों की शर्मा फैमिली संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार अर्जित कर लिया है। आपकी सेवा में एक वरिष्ठ प्रबंधक होगा। महावीर गार्डन पर संपर्क करें। अध्याय 2, सुंदर नौकरानी नेहा मेहता तारांकन। पहले दिन की कक्षा के बाद आरव शर्मा ने वादे के अनुसार एक उच्च श्रेणी के पश्चिमी रेस्तरां में प्रवेश किया। कल आरव शर्मा को एक टेक्स्ट मैसेज मिला था जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक कॉल किया। उन्होंने आज इस उच्च श्रेणी के पश्चिमी रेस्तरां में मिलने की व्यवस्था की। रेस्तरां के सामने तरह तरह की लग्जरी कारें खड़ी थीं। कारों से उतरने वाले लोग सभी उत्कृष्ट औपचारिक पोशाक में थे और रेस्तरां में आने जाने वाले लोग या तो अमीर थे या रसूखदार। उन लोगों की तुलना में आरव शर्मा एक गरीब की तरह दिखते थे। आरव शर्मा शांत मन से सिर ऊंचा करके आगे बढ़े। इससे पहले कि आरव शर्मा पश्चिमी रेस्तरां में कदम रख पाते, उन्हें एक सुंदर चेहरे और अच्छी कदकाठी वाली महिला रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया। प्रिय ग्राहक, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? महिला रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आबूफें बड़ी या संदेह से भरी थीं, न कि किसी कुत्ते की तरह तिरस्कार करने वाली। आरव शर्मा को लगा कि रेस्तरां बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने अच्छे मूड में जवाब दिया, टेबल 101 पर अपॉइंटमेंट है। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। ठीक है। महिला रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक अपना हाथ बढ़ाया और आरव शर्मा को रेस्तरां में आमंत्रित किया। आरव शर्मा के प्रवेश करने के बाद उसने अपनी कमर सीधी की और रास्ता दिखाया। आरव शर्मा टेबल 101 पर आए और एक ऐसी महिला को देखा जिसके बाल ऊंचे बंधे हुए थे और उसकी खूबसूरत हंस जैसी गर्दन दिख रही थी। वह अपनी सीट पर सीधे बैठी थी। बुरा स्वभाव नहीं, आरव शर्मा ने ईमानदारी से कहा। जब आरव शर्मा धीरे धीरे अंदर आए और महिला का असली चेहरा देखा तो उनके दिल में चीख उठी, अरे क्या खूबसूरती है। उसका चेहरा साफ था, उसकी चेहरे की विशेषताएं ताजगी भरी थीं, उसकी नाक सीधी और छोटी थी और उसके होंठ गुलाबी और कोमल थे। सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास पानीदार बादाम जैसी आंखें थीं। जैसा कि कहा जाता है, अच्छा रूप और अच्छी चेहरे की विशेषताएं। सभी ने एक दो बार एक दूसरे को देखा। वे पानीदार बादाम जैसी आंखें आरव शर्मा की नज़रों से मिलीं। उनका छोटा सा दिल असंतोष में उछल पड़ा। युवा मालिक, आप आ गए। अरे, सुंदरी ने कहा, अभी भी खुद से बात कर रही थी। आरव शर्मा ने हैरानी में अपना मुंह खोला। उन्होंने फिर से स्वागत करने वाली महिला को सुना, महोदय, टेबल 101 यहाँ है। आरव शर्मा ने जल्दी से अपनी आंखें झपकाईं, आप हैं? युवा मालिक, हाँ, मैं आपकी नौकरानी हूँ, नेहा मेहता।
नेहा मेहता की आंखें मुस्कान से भरी थीं क्योंकि उन्होंने आरव शर्मा को सीधे देखा, बिल्कुल भी नहीं हिलते हुए। आरव शर्मा ने जल्दी से अपने दिमाग में एक स्मृति स्कैन किया। मेहता परिवार, धनी नेहा मेहता और मिंग राजवंश के अनिल मेहता की वंशज। अनिल मेहता मिंग राजवंश के शर्मा परिवार के संपत्ति प्रबंधक हुआ करते थे और अब उनकी वंशज मेरी, आरव शर्मा की नौकरानी हैं। वाह, एक सुंदर नौकरानी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उनकी क्षमताओं को एक तरफ रखते हुए बस उन्हें देखना ही उनकी आंखों को चिढ़ाने के लिए काफी था। मालिक, कृपया पहले बैठें, हम धीरे धीरे बात करेंगे। नेहा मेहता सम्मानपूर्वक आगे बढ़ी और कुर्सी को खींचकर आरव शर्मा को उस पर बैठने का इशारा किया। वह इतने सालों तक बाहर भटकते रहे, अपने कबीले की सुरक्षा से अलग। आखिरकार वह लौट आए। हाय, ये वाकई आसान नहीं था। आरव शर्मा ने आज के व्यवहार को देखा और सोचा कि पहले का जीवन कितना मुश्किल था। वह अपने दिल में सिसकने से खुद को रोक नहीं सके। जैसे ही आरव शर्मा बैठे, नेहा मेहता ने उन्हें एक काला कार्ड सौंपा। यह क्या है? आरव शर्मा ने बिना देखे कार्ड लिया। उन्होंने नेहा मेहता को अजीब तरह से देखा। वह नियमों के अनुसार क्यों नहीं खेल रही थी? मालिक, यह आपका काला कार्ड है। इसमें पैसे की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें उतना उपयोग कर सकते हैं, नेहा मेहता ने सामान्य स्वर में कहा। यह सुनकर आरव शर्मा ने तुरंत उत्साह में काले कार्ड को नीचे देखा। ये वाकई में वह प्रसिद्ध विश्व काला कार्ड था जो एक सुपर अमीर व्यक्ति की पहचान का प्रतिनिधित्व करता था। हे भगवान, मेरे पास, आरव शर्मा के पास भी यह काला कार्ड है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं, आरव शर्मा, भी सुपर अमीर हूँ? फिर आरव शर्मा की नाक में दर्द होने लगा। अगर यह काला कार्ड कुछ दिन पहले आया होता तो वह साक्षी वर्मा के लिए 10 कैरेट का हीरे की अंगूठी खरीद सकते थे, न कि केवल एक नया एप्पल फोन। हाय, क्या किस्मत। युवा मालिक, क्या हुआ? नेहा मेहता की तेज नज़रों ने देखा कि काला कार्ड प्राप्त करने के बाद आरव शर्मा का मूड खराब हो गया, इसलिए उन्होंने नर्म स्वर में पूछा। आरव शर्मा ने तुरंत उदास होना बंद कर दिया। उन्होंने नेहा मेहता को चंचल मुस्कान के साथ देखा। कुछ नहीं, मैं बस अतीत के बारे में सोच रहा था और भावुक हो गया। नेहा मेहता ने उन्हें एक जांच भरी नज़र दी और आरव शर्मा की चंचल नज़र देखकर आखिरकार उन्होंने अपनी चिंता छोड़ दी। युवा मालिक, आपका पारिवारिक परीक्षण खत्म हो गया है। अब से आप आधिकारिक तौर पर शर्मा परिवार में लौट आएंगे और परिवार का पास का मनो आपको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के प्रबंधक से मिलने के लिए आमंत्रित करेगा। साथ ही दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध लोग भी आपसे मिलना चाहेंगे। जब युवा मालिक परिवार में लौटेंगे तो एक स्वागत पार्टी का आयोजन किया जाएगा। उस समय हम विभिन्न परिवारों, व्यवसायों और राजनीतिक हलकों से मशहूर हस्तियों को यहां आमंत्रित करेंगे और आपके लौटने का स्वागत करेंगे। अरे, इतनी जल्दी? आरव शर्मा ने डर में चिल्लाया। चाहे जो भी हो, उन्हें काला कार्ड लेना होगा और कुछ दिनों तक विलासिता का जीवन जीना होगा। आरव शर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं और नेहा मेहता को दयनीय रूप से देखा। मैं अभी अभी लौटा हूँ। इतने सारे लोग। अरे सुंदर नौकरानी, क्या हम पहले नहीं मिल सकते? मैं अभी तैयार भी नहीं हूँ। नेहा मेहता ने आरव शर्मा को, जो दयनीय होने का नाटक कर रहे थे, देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, युवा मालिक, यह नहीं चलेगा। ये सुंदर नौकरानी बात करने के मूड में नहीं लग रही थी। आरव शर्मा ने सिसकते हुए टेबल पर लेट गए और नेहा मेहता को दयनीय रूप से देखा, उम्मीद करते हुए कि वह दया दिखाएंगी। जितनी दृढ़ एक महिला होती है, उतना ही वह एक नर्म दिल छिपाती है। आरव शर्मा ने अभी अभी नेहा मेहता की आंखों में एक मुस्कान की झलक देखी थी। इस समय एक पुरुष और एक महिला रेस्तरां में आए। वे आरव शर्मा की टेबल की ओर खुशी खुशी बात करते हुए चले। पुरुष उद्दंड था और महिला चुलबुली थी। वह चुलबुली थी और आसपास की नज़रों की परवाह नहीं करती थी। मिस्टर सिंह, आप बहुत परेशान करते हैं। नहीं, पुरुष ने महिला के कूल्हों को अपने हाथ से छुआ, जिससे महिला ने चंचलता से चीखकर पुरुष की छाती पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। पुरुष ने महिला की मुट्ठी ली, उसे अपने होठों पर लाया और चूमा। मुझे नफरत है, लेकिन क्या तुम्हें मेरा नफरत करने का तरीका पसंद नहीं है? आरव शर्मा ने देखा और उनका चेहरा उदास हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास आने वाले लोग साक्षी वर्मा और उनका नया प्रेमी थे। संयोगवश साक्षी वर्मा ने उधर देखा और आरव शर्मा की नज़रों से नज़र मिली। उसने अपनी आंखें घुमाईं। ये गरीब कमीना यहाँ क्यों है? साक्षी वर्मा ने अमित सिंह को खींचा और जल्दी से पास आए। ये देखकर कि आरव शर्मा के सामने एक अमीर सुंदरी बैठी थी, उसे बुरा लगा और वह खुद को गाली देने से रोक नहीं सकी। अच्छा लड़का आरव शर्मा, तुम्हारे पास हाथ पैर हैं लेकिन काम नहीं करते। तुम वाकई पैसे के लिए बिकने आए हो। सोचने वाली बात है कि मैं तब एक मेहनती आदमी थी। किसे पता था तुम ऐसे इंसान हो। थू, तुम वाकई मुझे नीचा दिखाते हो। भले ही मुझे नहीं पता कि तुमने बाई फुमेई को बहकाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा देखने दो। पहले मुझे थोड़ा अपराध बोध था कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। अब ऐसा लगता है
अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया, वरना तुम मुझे घिन से मार डालते। अध्याय 3। मैं एक सुंदर लड़का बनना चाहता हूँ जिसकी देखभाल की जाए। छोटी मालकिन, आप ऐसी बातें नहीं कह सकती। हमारे युवा मालिक। नेहा मेहता आखिरकार समझ गई कि उसका क्या मतलब था। कितनी नीच और बातूनी औरत है। उसने अपने युवा मालिक को धमकाया था और उसकी सुंदर आंखें ठंडक से भरी हुई थीं। आरव शर्मा नहीं चाहते थे कि नेहा मेहता को रोककर साक्षी वर्मा को शर्मिंदा किया जाए। नेहा, बैठ जाओ, उससे मत उलझो। साक्षी वर्मा का चेहरा सख्त हो गया। आरव शर्मा के अहंकारी रूप को देखकर वह और भी परेशान हो गई। एक गरीब टूटे हुए आदमी को उसे साक्षी वर्मा को नीचा दिखाने का क्या अधिकार था? मुझे अनदेखा करो, है ना? तुम अमीर और सुंदर बनना चाहते हो, है ना? देखना अगर मैं तुम्हारी किस्मत खराब न कर दूं। अरे अरे आरव शर्मा, तुम्हें क्या हक है कि तुम लोगों से मुझे अनदेखा करवाओ? तुम हो क्या? वह तो बस एक घटिया गरीब भिखारी था जो स्कूल में कचरा उठाता था। तुम्हें अभी भी मेरे सामने अकड़कर चलने की हिम्मत है क्या? तुम अमीर और खूबसूरत महिलाओं के सामने दिखावा करना चाहते हो, है ना? तुम्हारे पास तो दरवाज़ा भी नहीं है। देखते हैं अगर मैं आज तुम्हारा असली बदसूरत चेहरा उजागर न कर दूं। तुम। साक्षी वर्मा, हद से आगे मत बढ़ो। आरव शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि साक्षी वर्मा इस तरह उसका मजाक उड़ाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षी वर्मा, जो विचारशील थी और उसे प्रोत्साहित करना पसंद करती थी, नकली थी। क्या है, उसे दोषी महसूस हो रहा होगा। डरा हुआ। मैं तो तुम्हें डराना चाहती हूँ। छोटी मालकिन, तुम आरव शर्मा के बारे में कुछ नहीं जानती। यह आदमी न केवल पाखंडी था, बल्कि उसने अपने ईमानदार चेहरे का इस्तेमाल कई लड़कियों को धोखा देने के लिए भी किया। मैं वह हूँ जिसने दुख झेला है। शुक्र है उसे जल्द से जल्द सच्चाई पता चल गई और उसने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। तुमने कहा कि उसकी गरीब खनखनाहट की आवाज़ ने उसे हमारे स्कूल में कचरा उठाकर जीने के लिए मशहूर कर दिया। उसने अपने गंदे हाथों से किसी का नया एप्पल फ़ोन चुराना भी सीख लिया। साक्षी वर्मा को आरव शर्मा की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगर आरव शर्मा में हिम्मत होती भी तो भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। साक्षी वर्मा, अगर तुम मुझे बदनाम करना जारी रखती हो तो हमारे रिश्ते की परवाह न करने के लिए मुझे दोष मत देना। आरव शर्मा ने साक्षी वर्मा को आखिरी मौका दिया। मूल रूप से वह ब्लैक कार्ड निकालना चाहता था और साक्षी वर्मा के प्रति अपनी भावनाओं और अनिच्छा को पढ़ना चाहता था। वह साक्षी वर्मा को विदाई उपहार के रूप में एक एप्पल फ़ोन खरीदना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। साक्षी वर्मा ने आरव शर्मा को ठंडी नज़रों से देखा और मन ही मन उसे कोसा, तुम तो बस एक गरीब हारे हुए हो, इतना घमंडी क्यों बन रहे हो? छोटी मालकिन, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप किनारे पर लौट आएं और इस तरह के लोगों से बचें। वरना अगर मैं ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई तो मैं सच में बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मिस साक्षी, जहाँ तक मैं जानती हूँ जिस मामले का आपने उल्लेख किया है उसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है। मिस्टर आरव, ये वह नहीं है जो आपने कहा। नेहा मेहता ने महसूस किया कि आरव शर्मा की अभी भी साक्षी वर्मा के साथ थोड़ी दोस्ती थी और तुरंत उसने अपना रवैया बदल लिया, अपनी नाराजगी और ठंडक को जितना संभव हो उतना दबा दिया। नेहा, इधर आओ, इस तरह की औरत तुमसे बात करने लायक नहीं है। पैसे के लिए, फायदों के लिए उसका दिल सड़ चुका था और उसका पूरा शरीर सड़ चुका था, जो लोगों को दम घुटने से मार सकता था। मुझे डर है कि अगर तुम उससे बात करोगी तो ये तुम्हारी पहचान और स्वभाव का अपमान होगा। आरव शर्मा, तुम खुद को कितना अच्छा समझते हो। उसने ये तक कह दिया कि तुम पैसे के लिए अमीर और खूबसूरत लोगों को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। चूंकि आरव शर्मा इतना सीधा था, इसलिए साक्षी वर्मा शर्मिंदगी से गुस्सा हो गई। उसने आरव शर्मा को नफरत से घूरा और चाहा कि वह जाकर आरव शर्मा का मुंह फाड़ दे। आरव शर्मा ने वास्तव में मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत की। कब से आरव शर्मा में मुझसे सामना करने की हिम्मत आए? आरव शर्मा ने उदासीनता से मुस्कुराया, नेहा मेहता को पीछे पकड़ते हुए गर्व से कहा, साक्षी वर्मा, तुम चाहे जितना भी फूट डालो, मेरी नेहा मुझे पसंद करती है। नेहा मुझे पसंद करती है, भले ही मैं गरीब और खनखनाता हूँ। अगर नेहा मेरी देखभाल भी करे तो भी मैं तैयार हूँ। मुझे नेहा का छोटा सा सफ़ेद चेहरा बनना पसंद है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? कहावत है, अगर पेड़ को अपनी खाल की परवाह नहीं होती तो वह ज़रूर मर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को अपने चेहरे की परवाह नहीं होती तो वह अजेय होगा। चूंकि तुम, साक्षी वर्मा, मुझे अपमानित करना चाहती हो तो मैं खुद को कीचड़ का ढेर बना लूंगा। आरव शर्मा, तुम इतने बेशर्म हो, तुम मर्द नहीं हो। साक्षी वर्मा को लगा कि आज आखिरकार उसकी आंखें खुली और उसने सच में पहचान लिया कि आरव शर्मा किस तरह का व्यक्ति था। इस व्यक्ति से बात करना उतना ही दर्दनाक था जितना कि गोबर खाना। क्या यह मर्द है? ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानती। आरव शर्मा ने साक्षी वर्मा के शरीर को सिर से पैर तक देखा और उसे ऐसी मुस्कान के साथ छेड़ा जो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जब अमित सिंह ने यह सुना तो वह नाखुश हो गया। क्या साक्षी वर्मा ने यह नहीं कहा था कि वह कुंवारी है?
भाड़ में जाओ, मैं इतने लंबे समय से लड़कियों को पटा रहा हूँ और साक्षी वर्मा को इतने महंगे पश्चिमी रेस्तरां में खाना खिलाने के लिए लाया हूँ, इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। उसने रात के खाने के बाद साक्षी वर्मा को बिस्तर पर ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह कुंवारी नहीं थी। वह, अमित सिंह, ऐसा नुकसान उठाने को तैयार नहीं था। साक्षी वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? सोचो मैंने तुम पर कितना पैसा खर्च किया। कुतिया, दफा हो जाओ। भविष्य में मुझे और परेशान मत करना। मैं, अमित सिंह, ऐसा आदमी नहीं हूं जो किसी ऐसी औरत को स्वीकार करे जिसे दूसरों ने खेला हो। अमित सिंह ने साक्षी वर्मा के चेहरे पर पीछे के हाथ से थप्पड़ मारा और चला गया। साक्षी वर्मा हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि वह वहीं गतिहीन खड़ी रही। आरव शर्मा को अचानक अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। साक्षी वर्मा, जिसे वह कभी अपनी बाहों में भरकर अपनी औरत की तरह बचाना चाहता था, अब उसकी आंखों के सामने एक आदमी द्वारा पीटा जा रहा था। क्या कहें, दरअसल उसे थोड़ी परवाह तो थी। आखिरकार वह सच में साक्षी वर्मा को पसंद करता था और जीवन भर उसकी पसंदीदा बनना चाहता था। दुर्भाग्य से वह बहुत भावुक थी और उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। अरे मिस्टर अमित, आपके बगल में जो बड़ा पैसा है वह चला गया। अगर मैंने अभी उनका पीछा नहीं किया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आरव शर्मा साक्षी वर्मा को फिर से नहीं देखना चाहता था, इसलिए वह खुद को उसे फिर से ताना मारने से नहीं रोक सका। साक्षी वर्मा ने प्रतिक्रिया दी और तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। उसने नफरत से आरव शर्मा और नेहा मेहता को घूरा और फिर अमित सिंह का पीछा किया। मिस्टर अमित, ये वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आरव शर्मा कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गया जब उसने साक्षी वर्मा की गायब होती हुई आकृति को देखा। युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? क्यों न मैं आपको समझाऊं। मैंने देखा कि आप मिस साक्षी को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप अपनी असली पहचान बताते हैं तो शायद मिस साक्षी आपके पास लौट आएंगी। नेहा मेहता ने होशपूर्वक खुद को आरव शर्मा से दूर कर लिया। उसने शांति से आरव शर्मा को देखा और एक विचारशील सुझाव दिया। समझाने की क्या जरूरत है? उसके जैसी औरत जिसे सिर्फ पैसे की परवाह है और मर्दों के साथ सोती है, मेरी पहचान बताने लायक नहीं है। अभी जो कुछ भी हुआ वह सब गृह प्रबंधक नेहा की मदद से हुआ। लीजिए, मैं आपको टोस्ट करता हूँ। आरव शर्मा का चेहरा अचानक बदल गया और उसने व्यंग्य किया। उसके शब्दों ने नेहा मेहता को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि एक शर्मा फैमिली के सदस्य के रूप में आरव शर्मा के कार्य प्रशंसा के योग्य थे। नेहा मेहता की आंखें साफ और चमकीली थीं, जिसमें उसकी छोटी सी चाल छिपी हुई थी। जब उसने आरव शर्मा की नज़रों से अपनी शराब का प्याला मिलाया तो उसने अचानक एक कोमल मुस्कान दी। आज्ञा का पालन करना सम्मानजनक होने से बेहतर है। युवा मालिक, कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि इस बार शर्मा फैमिली की गृह प्रबंधक बनना काफी दिलचस्प था। आरव शर्मा और नेहा मेहता ने अपना भोजन समाप्त किया, कुछ साधारण बातें कहीं और चले गए। अध्याय 4, अमीर, वह मैं हूँ। जैसे ही आरव शर्मा उच्च स्तरीय पश्चिमी रेस्तरां से बाहर निकला, उसने प्रवेश द्वार पर खड़ी शानदार कारों को देखकर अतुलनीय रूप से बेफिक्र महसूस किया। उसके हाथ में एक ब्लैक कार्ड, वह अथाह दौलत थी। एक शानदार कार खरीदना प्रवेश द्वार पर खड़ी कार से सैकड़ों से हजारों गुना बेहतर था। ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। अब से आरव शर्मा अमीर होने वाला था। देखते हैं कौन हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। अगर तुम उसे नीचा दिखाने की हिम्मत करते हो तो उसे पैसे से मार डालो। आरव शर्मा अपनी जेब में ब्लैक कार्ड डालकर शान से बैंक में घुसा। उसने बैंक के हॉल में थोड़ी दूर पर स्पष्ट रूप से चिन्हित वीआईपी चैनल और अपनी जेब में ब्लैक कार्ड देखा। वह हंसा और उधर चल दिया। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ। क्या देख रहे हो? बस तुम्हें देखो, बैंक प्रबंधक ने अधीरता से चिल्लाया। ये किस तरह के लोग हैं? अगर तुम्हारी आंखें नहीं हैं तो तुम वीआईपी निजी कमरे की ओर दौड़ने की हिम्मत करते हो। आरव शर्मा महिला बैंक टेलर के सामने गया और कहा, मैं कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ। पैसे निकालो, उधर एटीएम पर जाओ। वीआईपी चैनल, क्या वह जाने की जगह है? अगली बार क्या तुम अपनी आंखें थोड़ी लंबी नहीं कर सकते? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि बैंक व्यस्त है? क्या तुम परेशानी पैदा करना बंद कर सकते हो? बैंक सेल्सवुमन की आंखें तेज थीं। उसने आरव शर्मा को तिरस्कार से देखा और उसे कोई भाव नहीं दिया। आरव शर्मा बिना कुछ कहे मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला और सेल्सवुमन के सामने लहराया। बैंक सेल्सवुमन की आंखें अचानक चौड़ी खुल गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह सदमे और डर से कांप रही थी। उसने आरव शर्मा के हाथ में ब्लैक कार्ड को घूर कर देखा और काफी देर तक कुछ नहीं कह सकी। ब्लैक 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 कार्ड, बोलते बोलते वह बुरी तरह हाँफ रहा था। हाँ, यह एक ब्लैक कार्ड था। माफ कीजिए, क्या अब मैं वीआईपी चैनल पर जा सकता हूँ? आरव शर्मा का दिल खुशी से भर गया जब उसने महिला बैंक एजेंट का हैरान चेहरा देखा। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? मैं ब्लैक कार्ड निकालकर तुम्हें, एक छोटी सी बैंक एजेंट को अंधा कर दूंगा। वाह,
आखिरकार मैंने ब्लैक कार्ड रखने वाले व्यक्ति से मुलाकात की। अचानक बैंक सेल्सवुमन ने एक उत्साहित चीख निकाली, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, खासकर प्रबंधक। आरव शर्मा अवाक रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बैंक सेल्सवुमन ऐसा करेगी। उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया ताकि दूसरे उसका असली चेहरा न देख सकें। सभी की आंखें आरव शर्मा की ओर मुड़ गईं, जिज्ञासा और उत्सुकता से भरी हुई। क्या सभी अमीर लोग इतने साधारण होते हैं? उसने फटेहाल कपड़े पहने थे और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह अमीर आदमी है। प्रबंधक भागकर आया और सेल्सवुमन को डांटा। फिर वह तुरंत आरव शर्मा को वीआईपी चैनल पर ले गई। आरव शर्मा, जिसे सभी देख रहे थे, बैंक के वीआईपी प्रवेश द्वार की ओर चला गया। आरव शर्मा ने हर बार 3 लाख रुपए निकाले और उन्हें एक काले प्लास्टिक बैग में डाल दिया। फिर वह बैंक के पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। आरव शर्मा पैसे लेकर स्कूल वापस चला गया। जब उसे अपने रूममेट ईशान रॉय का अर्जेंट नोटिस मिला तो उसने अस्थायी रूप से एक रात की क्लास और जोड़ ली। स्कूल के डायरेक्टर चाहते थे कि वह आकर देखे और उसे जल्दी वापस जाने के लिए कहें। आरव शर्मा काले प्लास्टिक बैग को हाथ में लिए कक्षा में लौट आया। जैसे ही वे कक्षा में पहुंचे, सभी का ध्यान आरव शर्मा पर और उसके हाथ में काले प्लास्टिक बैग पर था। अरे यार, ये क्या है? तुम जिसका उपनाम शर्मा है, तुम आमतौर पर स्कूल में कचरा उठाते हो। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। अगर तुम कक्षा में कबाड़ लाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। यह इतना बदबूदार है, तुम अभी भी लोगों को क्लास में कैसे ला सकते हो? पूरी कक्षा जानती थी कि आरव शर्मा स्कूल में कचरा उठा रहा था। हर बार जब आरव शर्मा शाओ एर को कक्षा से बाहर निकालता था तो यह एक आम बात थी। सभी ने कई बार उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन गुप्त रूप से उसका उपहास किया था। हालांकि आरव शर्मा ने वास्तव में एक टूटे हुए बच्चे को उठाया और उसे कक्षा में ले आया। वह भी खुद से बहुत खुश दिख रहा था। कबीर खन्ना ने आरव शर्मा के चेहरे को देखा और उसे कैसा भी लगे असहज महसूस हुआ। वह खुद को ताना मारने से नहीं रोक सका। छात्रों ने आरव शर्मा को तिरस्कार से देखा। आरव शर्मा ने कबीर खन्ना और कबीर खन्ना के पीछे बैठे हुए अमीरजादों को देखा। उसने अपना सिर झुकाया और पलकें झपकाईं। फिर उसने प्लास्टिक बैग उठाया और चलता रहा। आरव शर्मा, तुम किस चीज में उंगली कर रहे हो? अगर तुम मिस्टर कबीर की बात नहीं समझते हो तो जल्दी करो और अपना कचरा लेकर यहाँ से निकल जाओ। बाहर निकलो। कचरा कक्षा में ले जाओ और बाहर निकलो, वरना कक्षा में प्रवेश करने के बारे में सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कबीर खन्ना के नेतृत्व में अमीर दूसरी पीढ़ी के एक समूह ने उसका मजाक उड़ाया। मुझे मत बताओ, मैंने, आरव शर्मा ने, सच में तुम्हारे कुत्तों को भौंकते हुए नहीं सुना। अगर कोई और समय होता तो वह अपने हाथों में कचरा लेकर कक्षा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। इसके बजाय वह कचरा कक्षा के बाहर छोड़ देता। लेकिन अब यह अलग था। वर्तमान अतीत से अलग था। उसने जो उठाया वह कोई कचरा नहीं था। ये वास्तव में लाल फूल थे और यह एक गर्म मानवीय जीवन का सिक्का था जिसे उसने अभी अभी बैंक से निकाला था। कबीर खन्ना ने आरव शर्मा को इतना साहसी देखकर कि उसने उन्हें अनदेखा कर दिया, अपनी आंखों से अपने बगल के लोगों को इशारा किया। आरव शर्मा, धत्तेरी, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती? अपना कचरा लेकर यहाँ से निकल जाओ। कक्षा की हवा को प्रदूषित मत करो। क्या तुम चाहते हो कि हम खुद उसे पकड़कर बाहर फेंक दें, है ना? आरव शर्मा धीरे धीरे सभी के करीब आता गया। सभी ने आरव शर्मा से बचने के लिए अपनी नाक बंद कर ली क्योंकि उन्हें बदबू नहीं आ रही थी। ईशान रॉय खड़ा होकर कबीर खन्ना और दूसरों को समझाना चाहता था, लेकिन उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे कि आरव शर्मा को कबीर खन्ना जैसे दूसरी पीढ़ी के अमीर लड़के द्वारा धमकाया जा रहा था। अगर तुम बाहर नहीं निकलना चाहते तो मुझे असभ्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हाथों के चिट्ठे मुझे दो, मुझे दो। अर्जुन गुप्ता आरव शर्मा के हाथ से काले प्लास्टिक बैग को छीनने के लिए आगे बढ़ा, साथ ही गाली भी दे रहा था। आरव शर्मा शांत दिख रहा था, उसके हाथ काले प्लास्टिक बैग को कसकर पकड़े हुए थे। आरव शर्मा को बिल्कुल भी भाव न देते देखकर अर्जुन गुप्ता इतना गुस्सा हो गया कि सबके सामने उसके फेफड़े फटने वाले थे। ये धिक्कारने वाला बूढ़ा आदमी अभी भी मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करता है। ये देखकर कि आज मैंने तुम्हें अच्छी सबक नहीं सिखाया, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। मुझे दो। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। अर्जुन गुप्ता ने मुक्का मारने से पहले आरव शर्मा को अंतिम चेतावनी देने का फैसला किया था। धड़ाम, काला प्लास्टिक बैग फट गया और अंदर के 3 लाख मानवीय जीवन के सिक्के जमीन पर गिर गए। इस क्षण पूरा दर्शक वर्ग शांत था। उन्होंने आरव शर्मा को सदमे से भरी आंखों से देखा। ये कबाड़ नहीं है, ये पैसा है, इतना सारा पैसा। कबीर खन्ना ने जमीन पर पड़े पैसे के ढेर को देखा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया जैसे उसे दर्जनों लोगों ने थप्पड़ मारा हो। अर्जुन गुप्ता ने जल्दी से कबीर खन्ना को देखा, उसकी आंखें अगले कदम के लिए पूछ रही थीं। कबीर खन्ना ने उसे अनदेखा कर दिया।
अर्जुन गुप्ता अजीब तरह से वहीं खड़ा रहा और एक पल के लिए नहीं जानता था कि क्या करे। आरव शर्मा, तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले? ये चोरी का नहीं हो सकता। कबीर खन्ना की आंखों में ईर्ष्या और नफरत की एक झलक दिखाई दी जब उसने अनिच्छा से पूछा। मैंने लॉटरी जीती। आरव शर्मा नीचे झुका, जमीन से रुपए उठाए और हल्के से कहते हुए उन्हें वापस काले प्लास्टिक बैग में डाल दिया। वाह आरव, तुम तो कमाल हो। आरव, तुम्हारा प्लास्टिक बैग फट गया है, अब यह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें एक नया बैग दूंगा जो आसानी से नहीं टूटेगा। आरव, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम कितने भाग्यशाली हो। एक पल के लिए सभी को उनकी चापलूसी और उपहास से ईर्ष्या और जलन होने लगी। कबीर खन्ना, अर्जुन गुप्ता और दूसरों ने आरव शर्मा को बुरी नज़रों से देखा। कबीर खन्ना ने तिरस्कार से कहा, ये तो बस थोड़ा सा पैसा है, इसमें गर्व करने लायक क्या है? एक गरीब शैतान। आरव शर्मा काले प्लास्टिक बैग को वापस अपनी सीट पर ले गया और उसे मेज पर रख दिया। उसने जानबूझकर साक्षी वर्मा की ओर देखा और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, आज रात मैं सभी को खाना खिलाऊंगा। साक्षी वर्मा का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और उसने शर्मिंदगी से उसे बंद कर लिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि भिखारी के हाथों में इतना पैसा होगा। एक उच्च स्तरीय पश्चिमी रेस्तरां में खाना, उसके बगल में एक सुंदर लड़की बैठी थी। पता चला कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने लॉटरी जीती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरव हमें खाना खिला रहा है, हम कैसे मना कर सकते हैं? जब कक्षा के छात्रों ने सुना कि आरव शर्मा उन्हें खाना खिलाना चाहता है तो उनके चेहरे उत्साह से भर गए। थोड़ी देर बाद कई लोग जो आरव शर्मा के साथ नहीं बनते थे उसके चारों ओर जमा हो गए और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगे। आरव शर्मा का चेहरा शांत था और उसका दिल खुशी से खिल रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्या कमाल का एहसास है, वाकई पैसा ही सब कुछ है। अध्याय 5, महावीर गार्डन में रात्रिभोज। जल्द ही आरव शर्मा ने लॉटरी जीती। क्योंकि स्कूल के हेड क्लासरूम में जांच के लिए आ रहे थे, क्लास मॉनिटर ने चिल्लाया, शांत रहो। तभी धीरे धीरे शांति हुई। पहली पंक्ति में बैठी खूबसूरत रिया गुप्ता ने एक छोटा सा बैग पकड़ा और सबके सामने आरव शर्मा के बगल में बैठ गई। साक्षी वर्मा ने रिया गुप्ता को बुरी तरह घूरा और मन ही मन कोसा, तुम छोटी रंडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे आदमी छीनने की? मौत को बुलावा। साक्षी वर्मा का पहले से ही इरादा था कि वह आरव शर्मा के बगल में बैठेगी और हमेशा की तरह नखरे करेगी, आरव शर्मा को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी बातें कहेगी, फिर वह आरव शर्मा के हाथों से सारा पैसा ठग लेगी। मिस्टर आरव, मैं रिया गुप्ता हूँ, क्या आप अभी भी उसे जानते हैं? साक्षी, ये साक्षी है। रिया गुप्ता ने अपना शरीर झुकाया जिससे उसके वीनेक के भीतर की वसंत ऋतु की चमक दिखाई दी। हाँ, हम सब एक ही क्लास में हैं, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता? आरव शर्मा ने रिया गुप्ता को देखा। उसकी आंखें अनजाने में सफ़ेद और कोमल स्तनों को छू गईं, फिर उसने जल्दी से उन्हें हटा लिया। मिस्टर आरव, तो देखिए क्या मैं प्यारी हूं या नहीं? रिया गुप्ता ने देखा कि आरव शर्मा उस तरह से अभिनय जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने दिल में और प्रयास किया और सीधे उसे आरव शर्मा के सामने ले आई। उसे विश्वास नहीं था कि आरव शर्मा जाल में नहीं फंसेगा जब उसने देखा कि उसका असली शरीर आरव शर्मा के शरीर से रगड़ रहा है। रिया गुप्ता अपनी कामुक आभा के लिए प्रसिद्ध थी। उसका चेहरा लाल था, उसके स्तन बड़े थे और उसकी लंबी टांगें और सांप जैसी कमर थी। लेकिन उसे पैसे से प्यार था। ऐसी औरत के लिए अकेले साक्षी वर्मा का अनुभव करना ही काफ़ी था। इसलिए आरव शर्मा केवल रिया गुप्ता के सामने तिरस्कार से नाक सिकोड़ सकता था। उसकी नखरीली चीखों ने आरव शर्मा को भ्रमित कर दिया। उसका सीना बेताबी से उसके शरीर से रगड़ रहा था और वह प्रतिक्रिया किए बिना नहीं रह सका। आरव शर्मा इतने सारे लोगों के सामने खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। छात्रा रिया गुप्ता, बैठ जाए, क्लास का समय हो गया है। आरव शर्मा ने रिया गुप्ता को धक्का दिया और काले प्लास्टिक बैग के साथ आगे की सीट पर बैठ गया। जब साक्षी वर्मा ने यह देखा तो वह मन ही मन संतुष्ट होकर मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि उसने आखिरी वार कर दिया था, उसे यही सजा मिलनी चाहिए। आरव शर्मा, तुम। जब रिया गुप्ता ने आरव शर्मा को देखा तो उसने झुंझलाहट में अपने पैर पटके और पहली पंक्ति में लौट आए। जैसे ही क्लास खत्म हुई, क्लास के सभी छात्र आरव शर्मा के चारों ओर इकट्ठा हो गए। आरव, हमने सभी को खाना खिलाने का वादा किया था, इसलिए तुम बेशर्मी से काम नहीं कर सकते। घेराव में सबसे तेज राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता थे। आरव शर्मा ने लॉटरी में इतना पैसा जीता, कौन मुनाफे में हिस्सा नहीं चाहता? राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता ने सोचा कि उन्होंने छात्रावास में आरव शर्मा का ख्याल रखा था। अब जब आरव शर्मा अमीर हो गया था तो उन्हें चुकाने का समय आ गया था। चिंता मत करो, जब तक मैं, आरव शर्मा, कुछ वादा करता हूं, मैं कभी अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। ठीक है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। आरव, तुम हमें रात के खाने के लिए कहाँ बुलाना चाहते हो? राज मल्होत्रा ने पूछा। ये सही है आरव, तुम हमें रात के खाने के लिए कहाँ बुलाने वाले हो? यह कोई खाने का स्टॉल नहीं हो सकता। रोहन गुप्ता ने पूछा। बेशक नहीं, एक जगह चुनो, तुम जहाँ चाहो खाने जा सकते हो।
आरव शर्मा ने भव्यता से कहा। छी, तुम किस बात की बड़ाई कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा हम सभी को बुफे के लिए बुलाएंगे। अर्जुन गुप्ता ने सीधे गाली दी। धड़ाम, आरव शर्मा ने व्यंग्य किया। वह अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और मेज पर रुपयों का ढेर मार दिया। सभी चौंक गए। उन्होंने सब अनुमान लगा लिया कि आरव शर्मा क्या करने वाला है। क्या होगा अगर मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं? तुम जहां चाहो चुन सकते हो, जो चाहो खा सकते हो। मैं, आरव शर्मा, उसका भुगतान करूंगा। आरव शर्मा ने पूरी ताकत से आसमान की ओर दहाड़ा। अगर तुम में दम है तो महावीर गार्डन जाओ। वह दिल्ली का सबसे मशहूर होटल है। अगर तुम उसे खरीद सकते हो तो मैं तुम्हारा उपनाम इस्तेमाल करूंगा। अर्जुन गुप्ता ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ व्यंग्य किया। उसे यकीन था कि आरव शर्मा उसे बुलाने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस्टर आरव, आपको कितने पैसे मिले? रिया गुप्ता आगे बढ़ी और अपने हाथ आरव शर्मा की बाहों पर रख दिए। ज्यादा नहीं, 3 लाख। आरव शर्मा ने प्लास्टिक बैग खोला और अंदर के रुपए दिखाए। रिया गुप्ता हक्की बक्की रह गई। साक्षी वर्मा सुनी हुई बातों से हक्की बक्की रह गई। कबीर खन्ना की आंखों में धुंध की एक झलक दिखाई दी। राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता इतने जल रहे थे कि उनकी आंखें लाल होने वाली थीं। तीनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और एक योजना बनाई। ये क्या बकवास है? तभी क्लासरूम में हंगामा मच गया। आरव शर्मा, तुमने सच में खूब कमाया। अर्जुन गुप्ता, क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? आरव शर्मा ने अर्जुन गुप्ता को घूरा। अर्जुन गुप्ता का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। कहो, अगर मैं तुम लोगों को महावीर गार्डन में खाना खिला सकता हूं तो तुम मेरा उपनाम ले सकते हो। उफ, मैं तुम्हें अब से अर्जुन शर्मा कहूंगा। अर्जुन गुप्ता का चेहरा हरा और सफेद होता रहा। उसकी आंखों में द्वेष की एक झलक दिखाई दी। आरव शर्मा, ज्यादा घमंड मत करो। महावीर गार्डन का शुरुआती बिंदु 10,000 रुपये है और वहां कोई भी रैंडम चीज हजारों की हो सकती है। कोई बात नहीं, छोड़ो भी, मैं तुम्हें अर्जुन ही कहूंगा। मैंने तुम्हें अपने साथ घूमने दिया और अपना उपनाम भी दफना दिया। आरव शर्मा समझ गया कि अर्जुन गुप्ता उसे धमकाना चाहता है और अपनी बात बदलना चाहता है। वह उदासीनता से मुस्कुराया। शर्मा उपनाम प्राचीन स्वर्ग के पुत्र का उपनाम था। निम्नलिखित सभी प्रजाजन इस उपनाम को प्राप्त करना चाहते थे और इसे एक महान सम्मान माना जाता था। वह अर्जुन गुप्ता को कैसे हावी होने दे सकता था? तुम? अर्जुन गुप्ता ने आरव शर्मा को ठंडी नजरों से देखा, कुछ भी कहने में असमर्थ। हालांकि उसके दिल में बदला लेने के लिए उग्र लहरें उमड़ रही थीं। चूंकि आरव शर्मा एहसानों की कद्र करना नहीं जानता, इसलिए मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। जब तक तुम महावीर गार्डन में खाने की हिम्मत करोगे, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें बेरहमी से मार डालूंगा। आज रात वापस आने पर मैं तुम्हें पीटने का अवसर ढूंढूंगा। इस समय राज मल्होत्रा ने गुप्त रूप से अर्जुन गुप्ता के साथ सुलह कराने की कोशिश की, इसलिए उसने बात बदल दी। क्या हमने लोगों को खिलाने की बात नहीं की थी? चूंकि हमने पहले ही महावीर गार्डन में खाने का फैसला कर लिया है, तो चलो जल्दी करो और वहां चलते हैं। अगर तुम आज रात देर से वापस आओगे तो छात्र वापस नहीं आ पाएंगे। बहुत बढ़िया, चलो अब महावीर गार्डन चलते हैं। आरव शर्मा ने शांति से सिर हिलाया। क्लासरूम से तुरंत चीयर्स की आवाजें आईं। छात्रों ने अतिरंजित तरीके से आरव शर्मा को जोर से पुकारा। मिस्टर आरव पराक्रमी है, मिस्टर आरव का पुनर्जन्म हुआ है, जू वांसान वगैरह। इस समय उसके रूममेट ईशान रॉय ने चिंता से सलाह दी, आरव, क्या तुम सच में सभी को महावीर गार्डन में खाना खिलाना चाहते हो? ये यात्रा आसान नहीं होने वाली है। क्लास में इतने सारे लोग हैं। महावीर गार्डन जैसी महंगी जगह पर खाना खाने के लिए तुम्हें व्यर्थ में कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? सिर्फ इसलिए पैसे को हल्के में मत लो क्योंकि तुम दूसरों पर गुस्सा हो। ईशान रॉय, ये तो बस एक खाना है, इसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर रहा हूं, तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ लोग तुरंत नाखुश हो गए। उन्होंने ईशान रॉय की आस्तीन खींची और उसे दूर खींच लिया। आरव शर्मा के बगल में खड़ी रिया गुप्ता नाखुश थी। आरव शर्मा उसका वर्तमान शिकार बन गया था। अगर उस पर 3 लाख भी खर्च हो जाते तो भी वह सब उस पर खर्च कर देती। ये जीचेन को नहीं लगता था कि आरव शर्मा बेवकूफ़ है। उसने नपुंसक लोगों के झुंड को खाना खिलाने के लिए पैसे खर्च किए। इतनी महंगी जगह पर खाने जाना, इस यात्रा में कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। अगर ईर्ष्यालु किसी व्यक्ति द्वारा उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता तो उन्हें कितने फूल खर्च करने पड़ते। अगर ऐसा था तो उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने का क्या मतलब था? साक्षी वर्मा भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था और उसके गाल गुस्से से लाल हो रहे थे। उसने आरव शर्मा को सैकड़ों बार बेवकूफ़ होने के लिए डांटा। जिन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उन पर इतना पैसा खर्च करना अपने लिए सब कुछ खर्च करने से बेहतर होगा। एक नया एप्पल फ़ोन, हर्म्स बैग, चैनल ग्रास, कोच परफ्यूम खरीदें। वह कितने शानदार सामान खरीद सकता था। मूर्ख बेवकूफ़, वह सच में एक बदबूदार बेवकूफ़ है।
कुछ बदबूदार सिक्कों से, ये कुछ भी नहीं से अलग नहीं है। नहीं, वह इतने लंबे समय से आरव शर्मा के पीछे पड़ी थी, उसे उससे कुछ पैसे तो निकालने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव, थोड़ी देर इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया गुप्ता को आरव शर्मा के बगल में खड़ा देखकर साक्षी वर्मा ने जल्दी से भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाया और चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ आरव शर्मा को चिल्लाया, क्या यह मिस साक्षी नहीं है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आरव शर्मा ने साक्षी वर्मा को देखा। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि साक्षी वर्मा उसे ढूंढने आएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी आएगी। आरव, ऐसे मत बनो, हमारे रिश्ते को मिस साक्षी कहा जाता है, बस मुझे मिस्टी बेबी कहो। आरव, क्या तुम्हें निजी तौर पर मुझे वह नाम पुकारना पसंद नहीं है? साक्षी वर्मा का चेहरा एक पल के लिए जम गया, इससे पहले कि वह आकर्षक ढंग से जारी रखती। आरव शर्मा ने उसे सीधे ताना मारा, नहीं, कृपया नहीं, मैं मिस साक्षी के करीब नहीं हूँ। एक गरीब व्यक्ति के रूप में मैं उन्हें मिस साक्षी कहने का खर्च नहीं उठा सकता। वैसे ऐसा लगता है कि कल रात किसी ने मुझसे नाता तोड़ लिया। आरव, हमारे बीच शायद कोई गलतफहमी है। साक्षी वर्मा का चेहरा लाल हो गया और उसका भाव अजीब हो गया। गलतफहमी? कल और आज दोपहर मिस साक्षी ने कहा, मैं आरव शर्मा एक कंगाल, एक बदमाश, एक चोर और दूसरों द्वारा पाला गया एक सुंदर लड़का था। वे मुझे इतनी नीची नज़रों से देखते हैं कि वे चाहते हैं कि मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊं। जब आपने इसे अपने कानों से सुना तो गलतफहमी कैसे हो सकती है? आरव शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। आरव शर्मा, तुम? जब साक्षी वर्मा ने आरव शर्मा को अपना अपमान करते हुए देखा तो उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। ची, कोई गुस्सा हो रहा था। अगर उसमें दम होता तो वह इसे स्वीकार नहीं कर पाता। बाय गोल्ड गर्ल, रिया गुप्ता ने साक्षी वर्मा को देखा और उसका मजाक उड़ाया। रिया गुप्ता, तुम छोटी कुतिया, तुम किसकी बात कर रही हो? साक्षी वर्मा शर्मिंदगी से गुस्सा हो गई। छोटी कुतिया, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। क्या उस समय उसने आरव को सीधे तौर पर छोड़ दिया था? अब जब आरव के पास पैसे थे तो वह जल गई और उससे चिपकना चाहती थी। आरव को अब तुम्हारी परवाह भी नहीं है। तुम खुद को शीशे में भी नहीं देखोगी। तुम एक पागल बूढ़ी औरत की तरह हो जो पैसे के बारे में सोचती है और पागल हो जाती है। तुम जितनी बदसूरत हो सकती हो उतनी हो। रिया गुप्ता पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने आरव शर्मा का हाथ पकड़कर अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर से और अहंकार से चिल्लाया। ये दृश्य देखकर कबीर खन्ना बुरी तरह हंसा। अगर तुम महावीर गार्डन जाओगे तो मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए पैसे दूंगा, लेकिन भुगतान करने के लिए नहीं। अध्याय 6, वार्टी। साक्षी वर्मा ऐसी शिकायतें कैसे सह सकती थी? वह आरव शर्मा से जाकर बहस करना चाहती थी, लेकिन उसकी रूममेट पूजा गुप्ता और प्रीति ठाकुर ने उसे रोक लिया। साक्षी, मत जाओ। आज का आरव शर्मा कल के आरव शर्मा से अलग है, तुम्हारा जाना बेकार होगा। पूजा गुप्ता ने सलाह दी। ये सही है मिस्टी, क्या आरव शर्मा ने पहले ही लॉटरी नहीं जीत ली थी? उसके पास क्या घटिया पैसे थे? सभी को खाना खिलाना किसे परवाह है? ज्यादा से ज्यादा हम नहीं जाएंगे, प्रीति ठाकुर ने आक्रोश में कहा। जाओ, क्यों नहीं? अगर आरव शर्मा बेवकूफ़ बनना चाहता है तो उसे खाना खिलाओ। मैं, साक्षी वर्मा, जरूर जाऊंगी, साक्षी वर्मा ने कठोरता से कहा। अगर उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की तो वह आरव शर्मा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आरव, तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर ले जाना चाहते हो। तुम इतने कंजूस नहीं हो सकते कि राजी न हो, राज मल्होत्रा ने आरव शर्मा के कंधे पर थपथपाते हुए और गणनात्मक लहजे में पूछा। अगर तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। हमारे छात्रावास में जिस किसी के पास गर्लफ्रेंड है उसे ले आओ। आरव शर्मा मना नहीं कर सका और उत्साहपूर्वक सहमत हो गया। आखिरकार 2-3 साल तक एक ही छत के नीचे रहने के बाद उन्हें नाराज करना अच्छा नहीं था। आरव, अब जब हमारे पास पैसे हैं तो हम पहले जैसे नहीं रहे। राज मल्होत्रा खुश था। उसने आरव शर्मा के कंधे पर थपथपाया और फिर जाने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में जीत की झलक दिखाई दी। कुछ और लोगों को खाने के लिए बुलाओ, देखो क्या वे तुम्हें पेट भरकर नहीं खाते। आओ आओ साथियों, सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाओ। और हम महावीर गार्डन में खाने गए, राज मल्होत्रा ने कहा। कक्षा में एक बार फिर हंगामा मच गया। आरव शर्मा को जाते हुए देखने के बाद वे एक एक करके उसके पीछे चल दिए। जब वे स्कूल गेट पर पहुंचे तो सभी ने आरव शर्मा को पहले टैक्सी में बैठते देखा। उनमें से कुछ अंदर भी जाना चाहते थे, लेकिन आरव शर्मा ने जल्दी से कार का दरवाजा बंद करके उन्हें रोक दिया। आरव, इसका क्या मतलब है? एक सहपाठी ने पूछा। आरव शर्मा ने खिड़की नीचे की और मुस्कुराते हुए सभी को हाथ हिलाया। मैं तुम लोगों को सिर्फ खाना खिला रहा हूं, मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम लोगों को टैक्सी भी खिलाऊंगा। टैक्सी मैं खुद ले लूंगा। जगह बिल्कुल ठीक है। सभी अजीब दिखे क्योंकि उन्होंने समाधान सोचने के लिए अपना सिर झुकाया। किसी अनिच्छुक व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूछा, अगर तुम हमें कार से नहीं जाने दोगे तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे?
सभी लोग खुद ही कोई रास्ता सोचो। मैं पहले जा रहा हूँ, महावीर गार्डन में मिलते हैं, आरव शर्मा ने व्यंग्य करते हुए और ठंडे स्वर में कहा। क्या कक्षा में सभी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था? अब ज्वार पलट गया था और इस स्वाद को चखना बुरा नहीं था। एक क्लास रियूनियन के दौरान सभी लोग बस से अपने अपने बटुए तक गए। हालांकि जब वह बस में चढ़ा तो किसी ने उसे चढ़ने नहीं दिया और उसे बेरहमी से बस से उतार दिया गया। कारण ये था कि पर्याप्त जगह नहीं थी। जैसे ही आरव शर्मा कार में चढ़ा, कार बहुत भीड़भाड़ वाली हो गई। कार में स्पष्ट रूप से 5 या 6 खाली जगहें थीं। जब सभी ने आरव शर्मा को टैक्सी में जाते देखा तो ईर्ष्या और नफरत ने एक पल के लिए उनके दिलों को भर दिया। ये तो बस एक कार का पैसा है। सभी लोग कार में बैठ जाओ। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं आरव शर्मा को कार का भुगतान करने दूंगा, विशाल वर्मा ने कहा। सभी ने एक दूसरे को देखा लेकिन कोई नहीं हिला। आरव शर्मा के पास बहुत पैसा है, क्या तुम सब चिंतित हो कि वह इसे वहन नहीं कर पाएगा? अगर मैं तुम्हें गाड़ी पर चढ़ने के लिए कहता हूं तो जल्दी करो। कबीर खन्ना ने एक कदम आगे बढ़कर प्रोत्साहित किया। ये सही है, आरव शर्मा के पास बहुत पैसा था। वह निश्चित रूप से एक छोटी कार का खर्च उठा सकेगा। आखिरकार किसी को खाना खिलाना पहले से ही ऐसी महंगी जगह महावीर गार्डन में करने लायक बात थी। सभी कबीर खन्ना से भी सहमत थे और टैक्सी की ओर दौड़े। कबीर खन्ना और अर्जुन गुप्ता ने एक दूसरे को देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराए। वे आरव शर्मा को बेरहमी से लूटने का कोई भी अवसर कभी नहीं छोड़ेंगे। क्लास में 40 से 50 छात्र थे। उन्होंने आरव शर्मा से टैक्सी का भुगतान कराने का मन बना लिया था, इसलिए उन्होंने 15 टैक्सियां किराए पर लीं। दिल्ली विश्वविद्यालय शहर के बाहरी इलाके में था और महावीर गार्डन शहर के मध्य में था। दिन के दौरान एक टैक्सी लगभग 100 रुपये लेती थी और रात में ये 100 रुपये से ज्यादा थी। मिस्टर कबीर, चलिए कार में बैठते हैं, अर्जुन गुप्ता ने चिल्लाया। नहीं, मैं गाड़ी चलाकर वहां जाऊंगा। कबीर खन्ना ने गरीब छात्रों के झुंड के साथ टैक्सी में ठूंसने से इनकार कर दिया। वह अपनी BMW क्यों न चलाए? कबीर खन्ना अपनी BMW स्कूल गेट से बाहर ले गया। जैसे ही उसने स्कूल की सुंदरी प्रिया ठाकुर को पास से गुजरते देखा, उसने मन बना लिया। कबीर खन्ना ने देखा कि यह 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, लेकिन प्रिया ठाकुर बहुत घमंडी और अभिमानी थी। हर बार जब वह किसी सुंदरी को बुलाने बाहर जाता था तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता था। इस बार क्या आरव शर्मा उन्हें महावीर गार्डन में खाने के लिए नहीं बुला रहा था? वह इस अवसर का उपयोग प्रिया ठाकुर को अपने क्षितिज का विस्तार करने और उसका दिल जीतने के लिए कर सकता था। कबीर खन्ना ने कार की खिड़की खोली और प्रिया ठाकुर को नमस्ते कहा। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद उसने प्रीति ठाकुर को महावीर गार्डन में रात के खाने पर आमंत्रित करने का भी उल्लेख किया। प्रिया ठाकुर ने महावीर गार्डन के बारे में सुना था, जो वहां का सबसे प्रसिद्ध 5 सितारा होटल था। प्रवेश शुल्क 10,000 रुपये था और अंदर के सभी व्यंजन शीर्ष स्तर के शेफ द्वारा तैयार किए जाते थे। वह वहां 5 उंगलियों से ज्यादा बार नहीं गई थी। प्रिया ठाकुर का दिल पिघल गया जब उसने कबीर खन्ना का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है कबीर खन्ना सच में मेरा पीछा करने में ईमानदार है। ये जी चेन कबीर खन्ना के लिए सम्मान का एक पूरा नया स्तर महसूस किए बिना नहीं रह सका। आधे घंटे बाद लोगों का एक भव्य समूह महावीर गार्डन गेट पर पहुंचा। सभी कार से उतरे और आरव शर्मा की तलाश करने लगे। आरव शर्मा ने पहले ही 5 बक्से बुक कर लिए थे। आम लोगों की नज़र में ये 5 बक्से पहले से ही शीर्ष स्तर के माने जाते थे। वे सभी के आने का इंतजार कर रहे थे। सभी महावीर गार्डन के प्रवेश द्वार पर थे, लेकिन उन्होंने आरव शर्मा को नहीं देखा, इसलिए उन्होंने सोचा कि आरव शर्मा ने उन्हें धोखा दिया है और वे नहीं आए। रोहन गुप्ता इतना गुस्सा था कि वह महावीर गार्डन के हॉल में घुसना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया। वह केवल अपना गुस्सा दबाकर दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्ला सकता था, आरव शर्मा, तुम कुत्ते के कमीने, तुम कहाँ हो? वह कहाँ गया? क्या वह डरकर भाग गया होगा, है ना? तुम क्या चिल्ला रहे हो? अगर तुम खाना खाने अंदर आना चाहते हो तो प्रवेश शुल्क दो, अगर नहीं तो दफा हो जाओ। हमारे काम में बाधा मत डालो। दरवाजे पर चिल्लाहट सुनकर प्रबंधक गुस्से में बाहर निकला। जब उसने अर्जुन गुप्ता और उसके पीछे के लोगों को देखा तो उसने उन्हें बिना किसी शालीनता के फटकार लगाई जब उसने देखा कि जिस व्यक्ति ने पहना था वह एक गरीब छात्र था। इसके बाद उसने सुरक्षा गार्डों को देखा और सुरक्षा गार्डों ने फिर रोहन गुप्ता और कंपनी को बेरहमी से घूरा। आखिरकार वह एक वयस्क था जिसने समाज में ठोकरें खाई थीं। उसकी आभा छात्रों के झुंड की तुलना में कहीं ज्यादा डराने वाली थी। रोहन गुप्ता डरपोक होकर कुछ कदम पीछे हट गया और धीमी आवाज में कहा, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। वह हमारा सहपाठी है। उसने कहा था कि वह हमें महावीर गार्डन में खाना खिलाना चाहता है। अर्जुन गुप्ता की आंखों में उपहास की एक झलक दिखाई दी। तुम का है? ओह, उसका नाम क्या है? प्रबंधक ने संदिग्ध रूप से पूछा। आरव शर्मा, विशाल वर्मा ने कहा। मिस्टर आरव, आप मिस्टर आरव के सहपाठी हैं? प्रबंधक ने विस्मय से कहा।
हाँ, सभी भ्रमित थे और सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि महावीर गार्डन का प्रबंधक थोड़ा अजीब था। चूंकि आप मिस्टर आरव के सहपाठी हैं, तो जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ। कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मिस्टर आरव ने पहले ही हमारे लिए एक निजी कमरा बुक कर लिया है। सभी लोग, जल्दी से अंदर आओ। प्रबंधक का चेहरा दयालु, मुस्कुराहट भरा और सम्मानजनक था। रुको, हम अभी अंदर नहीं जा सकते, हमने अभी तक कार का भुगतान नहीं किया है। मुझे प्रबंधक को अंदर जाकर आरव शर्मा को बाहर बुलाने के लिए कहना होगा। अर्जुन गुप्ता ने चिल्लाया। तभी सभी को याद आया कि अभी भी यह समस्या है। मैंने अभी तक कार का भुगतान नहीं किया है। छोड़ो भी, हम खुद ही भुगतान करते हैं। आरव ने कहा था कि वह हमें दिन देगा, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह हमें भुगतान करेगा। हम अभी भी हम ही हैं। उसे नहीं लगता था कि उन्हें आरव शर्मा के पैसे इस तरह ब्लैकमेल करने चाहिए। बिल्कुल, आरव ने सिर्फ इतना कहा कि वह हमें खाना खिलाएगा, इसलिए हमें ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। रिया गुप्ता स्कूल गेट से बाहर चली गई। अचानक उसे पेट में दर्द हुआ, इसलिए वह शौचालय गई और आरव शर्मा को उसका इंतजार करने के लिए कहा। वह बाहर आई, लेकिन वह पहले ही जा चुका था। हालांकि वह उससे नफरत करती थी, रिया गुप्ता ने फिर भी आरव शर्मा के पैसे का हिसाब लगाया और उसे दे दिया। बहुत खूब, वह यहाँ अच्छा आदमी बन गया। अगर तुम भुगतान करना चाहते हो तो तुम दोनों को सभी की कारों के सामने भुगतान करना होगा। अर्जुन गुप्ता ने बीच में टोका। ईशान रॉय और रिया गुप्ता तुरंत शर्मिंदा और निरुत्तर हो गए। 1000 रुपये से ज्यादा बचे हुए थे, जो एक महीने के लिए उनके रहने खाने के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। एक बार भुगतान करने के बाद उन्हें बाकी महीना उत्तर पश्चिम की हवा की शराब पीकर गुजारना पड़ता। प्रबंधक ने अर्जुन गुप्ता और दूसरों को अजीब तरह से देखा और जल्दी से अंदर भाग गया। अध्याय 7, स्कूल की सुंदरी से पुनर्मिलन। मिस्टर आरव, आपके सहपाठी पहले से ही यहाँ हैं, तो उन्हें अंदर आने दो, आरव शर्मा ने आलसी अंदाज में कहा और अपने पैरों से मेज ठोकने लगा। नहीं, आपके सहपाठियों ने मुझे आपको बाहर बुलाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उन्होंने कार का भुगतान नहीं किया है और आपके भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। प्रबंधक ने कहा। तो मैं अभी बाहर जाता हूँ। आरव शर्मा कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गया। वह अपनी कुर्सी से उठा और प्रबंधक के पीछे पीछे बाहर चला गया। आरव शर्मा दरवाजे तक गया और देखा कि सभी उसे नफरत से देख रहे हैं। वह हंसा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। क्या बात है, सभी अंदर क्यों नहीं गए? मैं अंदर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग बहुत धीरे आए, आरव शर्मा ने हल्के स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? हमने अभी तक कार का भुगतान नहीं किया है। आरव शर्मा, इधर आओ और हमें जल्दी से भुगतान करो, रोहन गुप्ता ने कहा। किस आधार पर? कितने लालची लोग हैं। उन्हें खाना खिलाना न केवल उसके प्रति कृतज्ञता थी, बल्कि उन्होंने उससे किराए का भुगतान करने के लिए भी कहा, जैसे कि यह कोई स्वाभाविक बात हो। भले ही आरव शर्मा अमीर था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेवकूफ़ था। चूंकि अब तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुम्हें कार के पैसे की परवाह क्यों है जब तुम हमें पहले से ही इतना महंगा खाना खिला रहे हो? अर्जुन गुप्ता ने कहा। ये सही है आरव, तुम्हारे हाथ में अभी 3 लाख रुपए हैं। सभी को भुगतान करना ज्यादा नहीं है, बस 1000 रुपये से ज्यादा। राज मल्होत्रा ज्यादा परेशानी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश की। कबीर खन्ना, क्या हो रहा है? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम उसे खाना खिलाओगे? ये वह क्यों है? वह तो बस एक बदमाश है, क्या वह इसे वहन कर सकता है? स्कूल की सुंदरी प्रिया ठाकुर घबरा गई और झुंझला गई। सुंदरी, अभी गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो। ये वास्तव में आरव शर्मा, वह बदमाश, हमें खाना खिला रहा था क्योंकि उसने लॉटरी जीती थी। मैं तुम्हें यहाँ एक अच्छा शो दिखाने के लिए लाया था। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि उसने पहले तुम्हारा फ़ोन चुराया था? तुम बस इंतजार करो और देखो, मैं आरव शर्मा को कैसे मारूंगा। कबीर खन्ना को इस बात से नफरत थी कि वह अर्जुन गुप्ता और दूसरों के खिलाफ नहीं जीत सका। वह इतना शर्मिंदा था कि लगभग अपना चेहरा खो बैठा था। सौभाग्य से वह चालाक था और प्रिया ठाकुर को मनाने के लिए एक विचार सोचा। ओह ठीक है, फिर स्कूल की सुंदरी प्रीति ठाकुर अनिच्छा से कबीर खन्ना पर विश्वास करती है। पैसे मेरे हैं, मैं जो चाहूं खर्च करूंगा, लेकिन मैं बस उन्हें लालची लोगों के झुंड पर खर्च नहीं करना चाहता जो एक हाथी को निगलने के लिए भी पर्याप्त लालची नहीं है। आरव शर्मा ने राज मल्होत्रा के तर्क को खारिज कर दिया। वह बस एक बेवकूफ़ की तरह कत्ल नहीं होना चाहता था। राज मल्होत्रा की आंखें ईर्ष्या और नफरत से भरी थीं। इस बदबूदार बदमाश ने उसे भाव नहीं दिया, वह मौत को बुलावा दे रहा है। अचानक दोनों पक्षों में गतिरोध आ गया। सभी ने देखा कि आरव शर्मा भुगतान करने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। लेकिन वे अभी भी किराया नहीं देना चाहते थे। आरव शर्मा, तुम बहुत कंजूस हो। वह किराया भी देने को तैयार नहीं था। तुम वास्तव में सभी के दोस्त की तरह व्यवहार करते हो, फिर भी तुम सभी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। कबीर खन्ना ने गुप्त रूप से बेवकूफ़ों के झुंड को कोसा।
वह स्कूल की सुंदरी को अपनी बाहों में लेकर आगे बढ़ा, जाहिर तौर पर आरव शर्मा के मुंह पर तमाचा मार रहा था। मैं कंजूस हूं, तो तुम सभी को भुगतान क्यों नहीं करते? मैंने पहले ही सभी को खाना खिला दिया है, तो तुम कार का भुगतान कर सकते हो। आरव शर्मा ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। वह आज उसे खाना खिला सकता था, लेकिन उसके पास कार के लिए पैसे नहीं थे। ये सही है, कबीर खन्ना को सभी की कारों का भुगतान करने दो। कबीर खन्ना एक अमीरजादा था और वह हर दिन BMW से स्कूल जाता था। आखिरकार कबीर खन्ना एक ईमानदार अमीर आदमी था, उसके पास पारिवारिक व्यवसाय का समर्थन था। जब सभी ने कबीर खन्ना को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। वे सभी उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। कबीर खन्ना गुप्त रूप से चिढ़ गया था। वह गरीब छात्रों के इस समूह के लिए बिल का भुगतान नहीं करना चाहता था। अगर उसे इस छोटे बदमाश आरव शर्मा द्वारा नीचे खींचा जाता, यह उसके लिए बेकार था। तुम क्यों राजी नहीं हो? छी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंजूस कहने की? आरव शर्मा ने कहा। सभी की आंखें अचानक अंधेरी हो गईं और उन्होंने कबीर खन्ना को थोड़ी और तिरस्कार से देखा। तुम क्यों राजी नहीं हो? क्या ये सिर्फ कार का किराया नहीं था? कबीर खन्ना इसे कैसे वहन नहीं कर सकता था? वह तुम्हारे जितना कंजूस नहीं है। स्कूल की सुंदरी प्रीति ठाकुर आरव शर्मा को इतना अहंकारी और अपने सहपाठियों को धमकाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कबीर खन्ना को खींचा और कुछ कदम आगे बढ़ी। आरव शर्मा ने ऊपर देखा और स्कूल की सुंदरी प्रीति ठाकुर को देखा। वह वही औरत थी जिसने उस पर अपना फ़ोन चुराने का आरोप लगाया था और उस दिन कैंटीन में अपनी नौकरी भी खो दी थी। बिल्कुल, मैं कबीर खन्ना तुम्हारे आरव शर्मा जितना कंजूस नहीं हूं। ये तो बस कार का पैसा था। मैं भुगतान करूंगा, मैं सभी को भुगतान करूंगा। प्रीति ठाकुर की बकबक। कबीर खन्ना वास्तव में मंच से पीछे नहीं हट सका और वह प्रीति ठाकुर को भी नीचे नहीं देखना चाहता था। हालांकि जैसे ही उसने पैसे निकाले, वह मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सका। ये क्या बकवास है? भाड़ में जाओ, कितनी बुरी किस्मत है। जब तुम महावीर गार्डन में प्रवेश करोगे तो देखना अगर मैं तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारता। मिस्टर कबीर वाकई दबंग हैं, अर्जुन गुप्ता ने कहा। मिस्टर कबीर अमीर हैं। सभी खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने कबीर खन्ना की कुछ बार प्रशंसा की और आरव शर्मा की कुछ बार निंदा की। ठीक है, हमने पहले ही ड्राइवर को भुगतान कर दिया है। चलो अब खाने चलते हैं। वह पहले से ही आरव शर्मा को बेरहमी से पीटने का इंतजार कर रहा था। प्रीति ठाकुर कबीर खन्ना के पीछे पीछे महावीर गार्डन के हॉल में चली गई। आरव शर्मा ने अचानक प्रीति ठाकुर को देखा। मुझे याद है, वह हमारी क्लास में नहीं है। हाँ, वह कला अकादमी की सदस्य है। वे न केवल हमारी क्लास के नहीं हैं, बल्कि हमारी अकादमी के भी नहीं हैं। रिया गुप्ता ने कहा। आरव शर्मा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरे लाए हुए लोग अंदर नहीं जा सकते? कबीर खन्ना ने गुस्से में कहा। जब प्रीति ठाकुर को आरव शर्मा ने घूरा तो वह थोड़ी डर गई थी। ये कहना होगा कि आरव शर्मा की प्रीति ठाकुर की ओर देखने की नज़र बहुत तेज थी। ये छात्रा, तुम अंदर नहीं जा सकती। आरव शर्मा ने प्रीति ठाकुर की ओर इशारा किया और अपना सिर हिला दिया। आरव शर्मा, स्कूल की सुंदरी हमारे मिस्टर कबीर की गर्लफ्रेंड है। अर्जुन गुप्ता ने आरव शर्मा को ठंडी नज़रों से देखा। लेकिन वह मेरी सहपाठी नहीं है, नहीं वह मेरे रूममेट की गर्लफ्रेंड है। आरव शर्मा ने कहा, और मैंने उसे बुलाया भी नहीं था। प्रीति ठाकुर का चेहरा शर्म से जल रहा था। जब उसने सोचा कि कबीर खन्ना उसे यहाँ लाया है, ये कहते हुए कि वह उसे आरव शर्मा के साथ एक अच्छा शो दिखाना चाहता है, तो उसने गुस्से से कबीर खन्ना को घूरा। प्रीति ठाकुर से नाराज होकर कबीर खन्ना को गुस्सा और अपमान दोनों महसूस हुआ। आरव शर्मा स्पष्ट रूप से ऐसा करके उसके खिलाफ जा रहा था। रोहन गुप्ता ने कोसा, तुम गरीब कमीने, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ कुछ लाख रुपए की लॉटरी जीतने से शानदार हो गए हो। हमारे मिस्टर कबीर के मुकाबले तुम कुत्ते से भी बदतर हो। मैं जिसे चाहूं उसे खिलाऊंगा। अगर तुम लोग मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने पर अड़े हो तो मैं तुम लोगों को भी नहीं खिलाऊंगा। अब जब आरव शर्मा अपने परिवार में लौट आया था तो वह अमीर और शक्तिशाली था, इसलिए वह रोहन गुप्ता और दूसरों से नहीं डरता था। शर्मा फैमिली की शक्तियों के लिए जब तक वे अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिलाते, वे रोहन गुप्ता और दूसरों को चींटी की तरह आसानी से कुचल सकते थे। आरव, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ये बहुत ज्यादा है। आखिरकार वे सभी छात्र थे, इसलिए उसके लिए उन्हें भाव न देना बेहतर था। अगर यह हाथ से निकल गया तो तुम्हें इससे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। राज मल्होत्रा भी नाखुश था। उसका पाखंडी चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया था। यह उसका अच्छा रूममेट आरव शर्मा था। हालांकि वह कहता रहता था कि वह अपना ख्याल रखेगा, लेकिन वह वास्तव में अर्जुन गुप्ता, बुरे कुत्तों के एक समूह के साथ था। ऊपर से वह दयालु और मिलनसार दिखता था, लेकिन वह पीठ पीछे जरा भी चालाक नहीं था। वह बस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था और ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। काओनी माँ, सभी लोग उसके साथ शब्द बर्बाद करना बंद करो, चलो करते हैं। अर्जुन गुप्ता ने अपनी मुट्ठी भींची और आगे बढ़ने की तैयारी की।
राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता ने भी उसे घेर लिया, आरव शर्मा पर झुंड बनाकर हमला करने के लिए तैयार। सभी लोग, महावीर गार्डन किसी को भी परेशानी पैदा करने से मना करता है। अगर आप परेशानी पैदा करना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन जाएं। प्रबंधक ने आरव शर्मा के बगल में खड़े होकर कहा। प्रबंधक के पीछे दर्जनों सुरक्षा गार्ड थे, सभी मजबूत और बलिष्ठ शरीर वाले। जब कबीर खन्ना ने यह दृश्य देखा तो उसने अर्जुन गुप्ता और अपने समूह के अन्य 2 लोगों को पीछे खींचा और आरव शर्मा से कहा, ऐसा करते हैं, तुम प्रीति को अंदर आने दो। प्रीति के बॉक्स के भुगतान के लिए क्या हम ए कर सकते हैं? आरव शर्मा हंसा और कहा, जरूर, हम ए हैं। अध्याय 9, कबीर खन्ना गंदा खेल खेल रहा है। रुको। जब वेटर जाने वाला था तो आरव शर्मा फिर चिल्लाया। सभी आरव शर्मा को देख रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि उसे पछतावा हो रहा है या नहीं। क्या तुम अपनी बात से मुकरना चाहते हो? कबीर खन्ना ने उपहास किया। नहीं, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। आरव शर्मा ने आलसी अंदाज में कबीर खन्ना को देखा और मेनू उठाया। 5 और अबालोन, 5 और बर्ड्स नेस्ट, 5 और। जैसे जैसे व्यंजनों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे कीमत भी बढ़ती गई। कबीर खन्ना का चेहरा बद से बदतर होता गया। प्रीति ठाकुर, साक्षी वर्मा और रिया गुप्ता ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। अर्जुन गुप्ता, राज मल्होत्रा, रोहन गुप्ता और अन्य 8 छात्रों ने सोचा कि आरव शर्मा पूरी तरह से पागल हो गया है। आरव शर्मा, क्या तुम पागल हो? कबीर खन्ना चिल्लाया। आरव शर्मा मुस्कुराया और कबीर खन्ना को देखा। मिस्टर कबीर, मेरा हो गया। क्या आप और ऑर्डर करना चाहते हैं? कबीर खन्ना ने अपना सिर हिलाया और कहा, जारी रखो, मैं बाथरूम जाकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जब कबीर खन्ना बाहर गया तो उसने अर्जुन गुप्ता, राज मल्होत्रा और रोहन गुप्ता को एक अर्थपूर्ण नज़र दी और उन तीनों को भी बाहर बुला लिया। आरव, ऑर्डर करना बंद करो, ठीक है? तुम इतना सब खत्म नहीं कर सकते और तुम पैसे भी बर्बाद कर रहे हो। ईशान रॉय ने बेचैनी से कहा। कोई बात नहीं, हमने कबीर खन्ना और मुझे इस निजी कमरे में आमंत्रित किया है। चूंकि हम खाने जा रहे हैं तो चलो मज़े करते हैं। आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। गरीब सच में अमीर होते हैं, थोड़े से पैसे से ही वे असाधारण हो जाते हैं। प्रीति ठाकुर ने भौहें चढ़ाकर कहा, बिल्कुल, अगर तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं तो ऐसे खर्च करो जैसे तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। जब समय आएगा तो तुम फिर से कंगाल हो जाओगे, तुम कचरा उठाने के लायक हो। वास्तव में उसका दिल दर्द से खून बह रहा था। मिस्टर आरव, चलो इसे भूल जाते हैं। इतने सारे व्यंजन ऑर्डर करने पर भी हम सब खत्म नहीं कर पाएंगे। ये बच ही जाएगा तो आप मुझे कपड़े या कुछ और खरीद सकते हैं। रिया गुप्ता ने दर्द भरे दिल से कहा। इस भोजन पर कितना खर्च आएगा? आरव शर्मा, इस बेवकूफ़ को पैसे की इतनी परवाह क्यों नहीं है? आरव शर्मा ने तीनों महिलाओं को अनदेखा कर दिया। उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उनसे बात करने और फिर से मुसीबत में पड़ने के लिए बहुत आलसी था। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वे उसे कंगाल होने के लिए तुच्छ समझते थे। जब उसके पास पैसे थे तो वे उसे असाधारण और फिजूल खर्ची होने के लिए भी तुच्छ समझते थे। एक औरत का दिल सुइयों के समुद्र तल जैसा होता है। आरव शर्मा ने तीनों महिलाओं को देखा, अपना सिर कुर्सी पर टिकाया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद कबीर खन्ना और दूसरे लौट आए। अर्जुन गुप्ता और अन्य 2 पुरुषों ने एक बुरी मुस्कान दिखाई। आरव शर्मा को अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि जब वे बाहर गए तो उन्होंने निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं किया। हालांकि फिर भी वह आरव शर्मा डरने वाला नहीं था। आरव शर्मा, मुझे मेनू दिखाओ। तुमने क्या ऑर्डर किया? कबीर खन्ना ने पूछा। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मेनू में जो कुछ भी ऑर्डर कर सकता था वह सब ऑर्डर कर दिया है। जब व्यंजन परोसे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। आरव शर्मा ने नाक सिकुड़ी और हंसा। कबीर खन्ना ने संदेह में आरव शर्मा को देखा। उसने सोचा कि इस बेवकूफ़ को डर जाना चाहिए। क्या उसने कुछ महंगे व्यंजन ऑर्डर किए होंगे? तुमने क्या ऑर्डर किया? कबीर खन्ना ने अभी भी चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, भले ही मैं इसे वहन कर सकता हूँ। मिस्टर कबीर निश्चित रूप से इसे वहन कर सकते हैं। आरव शर्मा हंसा। आरव शर्मा, तुम्हारा क्या मतलब है? कबीर खन्ना को धुंधला सा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मिस्टर कबीर, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप मेनू क्यों नहीं देखते? मैंने जो व्यंजन ऑर्डर किए हैं वे निश्चित रूप से ऐसे हैं जिन्हें आप वहन कर सकते हैं। आरव शर्मा ने मेनू कबीर खन्ना को सौंप दिया। मेनू एक लाल घेरा है, मैंने अभी अभी इसे ऑर्डर किया है। अर्जुन गुप्ता और अन्य 2 पुरुष कबीर खन्ना के बगल में चले गए। जब उन्होंने मेनू देखा तो उनके चेहरे बुरी तरह बदल गए। मिस्टर कबीर, आपको क्या हो गया है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? आरव शर्मा ने अपना सिर बाहर निकाला और बड़बड़ाया। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर कबीर की अमीर दूसरी पीढ़ी भी इस व्यंजन को वहन नहीं कर सकती? आरव शर्मा के बोलने के बाद राजा का बैग शांत हो गया। कमरे में सभी ने कबीर खन्ना को घूरा। तुम कमीने बकवास करते हो। किसने कहा कि मैं, कबीर खन्ना, इसे वहन नहीं कर सकता?
कबीर खन्ना दहाड़ा, भयानक चुप्पी तोड़ते हुए। आरव शर्मा, क्या तुम पागल हो? विशाल वर्मा ने कहा। आरव शर्मा जरूर पागल हो गया होगा। उसने जो व्यंजन ऑर्डर किए हैं, मुझे लगता है कि इस भोजन पर 2 लाख से ज्यादा खर्च आएगा। भले ही यह ये हो, फिर भी उसे इसका बोझ उठाना पड़ेगा। सिर्फ 2 लाख ही नहीं, बल्कि कम से कम 3 लाख। प्रीति ठाकुर ने बिना पलक झपकाए भीड़ को देखा। क्या 3 लाख से ज्यादा? भीड़ में हंगामा मच गया। आरव शर्मा उन्हें खाना खिला रहा था। कबीर खन्ना और दूसरे आरव शर्मा को पीटने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब जब वे यहाँ थे तो वे डर गए थे। कबीर खन्ना का चेहरा कोयले के बर्तन जितना काला था। उसके पास केवल 50,000 रुपये के आसपास थे, लेकिन अब जब उसे एक अकेले भोजन के लिए 100,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो वास्तव में उसके पास वह पैसा नहीं था। आरव शर्मा, तुम आग से खेल रहे हो और खुद को जला रहे हो। कबीर खन्ना ने कहा। मिस्टर कबीर, मेरे पास सच में एक भी नहीं है। जब तक आप इसे वहन कर सकते हैं, मैं आरव शर्मा निश्चित रूप से इससे निपट सकूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर कबीर डर गए हैं? आरव शर्मा ने कबीर खन्ना को उकसाने वाली नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए 8 बड़े दांत दिखाए। वह बहुत खुश था। कबीर खन्ना निरुत्तर था। उसकी हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की, नहीं उसे पता था कि क्या कहना है। हालांकि उसके पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। इतनी सारी आंखें उसे घूर रही थीं। आरव शर्मा, तुम्हारे पास दम है। ये तो बस कुछ लाख रुपए हैं। मेरे पास, कबीर खन्ना के पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे डर है कि तुम गरीब हो जाओगे। कबीर खन्ना अपनी बात पर अड़ा रहा। अच्छा, मिस्टर कबीर वाकई मिस्टर कबीर हैं। आपके शानदार तरीके ने मुझे जीत लिया है। मैं दिल से आपकी प्रशंसा करता हूँ। आरव शर्मा ने खुशी से कहा। वास्तव में आरव शर्मा इतना खुश क्यों था, इसका कारण कबीर खन्ना का गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। कुछ देर के लिए दोनों पक्ष गतिरोध पर थे और व्यंजन परोसे जाने के बाद ही यह शांत हुआ। आधा खाना खाने के बाद कबीर खन्ना ने शौचालय जाने का बहाना बनाया और जल्दी से निकल जाना चाहा। अंत में आरव शर्मा ने प्रबंधक को बताया कि उसे शाही बैग में वापस भेज दिया गया था। अरे यार, मिस्टर कबीर, आपको क्या हो गया है? आरव शर्मा चिल्लाया और भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। ये ग्राहक, कृपया, वेटर ने ठंडे स्वर में कहा। कबीर खन्ना ने अजीब भाव से सभी को देखा। ओह, मैं खो गया था। मुझे इन 2 दयालु लोगों ने वापस भेज दिया। यह कोई जरूरी बात नहीं है। चलो खाते पीते रहते हैं। आरव शर्मा हंसा और कुछ नहीं कहा। कबीर खन्ना अपनी मूल सीट पर वापस बैठ गया। एक अकेले भोजन पर कितना पैसा खर्च होगा, ये सोचकर उसे उल्टी आने लगी। जैसे ही उसने शराब के प्याले को देखा, वह धीरे धीरे अपना आपा खो बैठा। 3 दौर की शराब पीने के बाद सभी खाते पीते और उत्साहित होते गए। रिया गुप्ता ने अपना शरीर आरव शर्मा के पास झुकाया और कहा, मिस्टर आरव, मुझे लगता है कि मैं नशे में हूँ। आज रात मुझे वापस भेज देना। जरूर। आरव शर्मा बिना सोचे समझे राजी हो गया। चूंकि लड़की नशे में थी, इसलिए उसे वापस भेज देना चाहिए। दूसरी ओर साक्षी वर्मा ने गुस्से से अपना शराब का प्याला मेज पर पटका, जिससे जोर की आवाज आई, धड़ाम। आरव शर्मा ने साक्षी वर्मा को देखा। इस क्षण साक्षी वर्मा की आंखें ईर्ष्या और गुस्से से भरी थीं। साक्षी, तुम क्या कर रही हो? सभी खा रहे हैं तो इतनी असभ्य मत बनो, पूजा गुप्ता ने कहा। जैसा कि कहावत है, जिसका खाए उसका गुण गाए, जिसका पहने उसका लाज बचाए। आरव शर्मा के साथ साक्षी वर्मा की कितनी भी दुश्मनी क्यों न हो, वे इस भोजन पर असभ्य होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। आरव, आओ, मैं तुम्हें साक्षी के लिए टोस्ट करता हूँ। पूजा गुप्ता ने अपना शराब का गिलास पकड़ा और मीठी मुस्कान के साथ आरव शर्मा के सामने चली गई। आरव, हमेशा की तुलना में तुम थोड़े अलग दिख रहे हो। तुम में एक अतिरिक्त गति दिख रही है। आरव शर्मा हंसा। क्या संयोग है, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो। तुम में एक विशेष स्वभाव है। अरे यार, आरव, क्या तुम्हारे मुंह पर शहद लगा है? तुम्हें सच में बात करना आता है? लिली इतनी जोर से हंस रही थी कि फूल गिरने ही वाले थे। किस लड़की को दूसरों द्वारा इतनी अच्छी बात सुनकर अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं था? उसने आरव शर्मा की छाती पर एक छोटा सा मुक्का मारा। साक्षी वर्मा ने दोनों को बातचीत करते देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। जब पूजा गुप्ता चली गई तो प्रीति ठाकुर भी अपनी सद्भावना व्यक्त करने आई। साक्षी वर्मा का चेहरा कुछ बार काला पड़ गया क्योंकि उसने अपने दिल में हल्की घुटन भरी नाराजगी महसूस की। रिया गुप्ता ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया और मन ही मन कोसा, तुम छोटी कुतिया कितनी बेशर्म हो। अध्याय 10। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम से निकले अमीर लोग। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, सभी चर्चा के बाद चले गए। जब वे कैशियर काउंटर पर पहुंचे तो अर्जुन गुप्ता और अन्य बार बार हंसे एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार थे। कितना हुआ? आरव शर्मा और कबीर खन्ना ने कैशियर से पूछा। प्रीति ठाकुर और अन्य भी उत्सुकता से आगे आए। सम्राट बैग का कुल 3 लाख रुपए, अन्य 4 कमरों का कुल 88,000 रुपए।
कैशियर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। आरव शर्मा का चेहरा काला पड़ गया। अर्जुन गुप्ता और अन्य के आत्मसंतुष्ट भावों को देखकर वह अचानक कुछ समझ गया। ठीक है, अपना कार्ड स्वाइप करें। आरव शर्मा शांत हुआ, अपना बैंक कार्ड निकाला और सौंप दिया। वह मुड़ा और कबीर खन्ना को उदासीनता से देखा। मिस्टर कबीर, सम्राट बैग का खर्च ये है, मेरा पहले ही निपट गया है। आप बाकी ले सकते हैं। रुको, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? कबीर खन्ना ने आरव शर्मा को ठंडी नज़रों से घूरा। मेरे पास कितने पैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे हैं। मिस्टर कबीर, मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। आरव शर्मा ने काउंटर पर अपना हाथ टिकाया। वह एक दूसरी पीढ़ी के कुलपति की तरह लग रहा था और फिर आत्मविश्वास और बेफिक्री से महावीर गार्डन से चला गया। आरव शर्मा ने इस भोजन के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए थे। इसके बारे में सोचते हुए उसे अभी भी थोड़ा दुख हुआ। हालांकि कबीर खन्ना और दूसरों को नुकसान उठाते हुए देखना लायक था। उसी समय इतने सालों तक नीचा दिखाने के बाद आखिरकार उसने खुद को तमाचा मारा था। ठीक उसी तरह जैसे मार्शल आर्ट की दुनिया में भटकते हुए व्यक्ति को चाकू कैसे नहीं मारा जा सकता। ये शब्द कबीर खन्ना और दूसरों का वर्णन करने के लिए इससे ज़्यादा उपयुक्त नहीं हो सकते थे। उन्हें जल्द या बाद में एहसान वापस करना होगा। सर, आपको अभी भी 1,50,000 रुपये का भुगतान करना होगा। क्या आप अपना कार्ड स्वाइप करना चाहेंगे या नकद? कैशियर ने ध्यान से कबीर खन्ना के समूह को देखा। कबीर खन्ना गुस्से और चिंता दोनों में था। उसके कार्ड में केवल 50,000 रुपये थे, ये भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। इससे भी ज़्यादा वह अपने पिता वरुण खन्ना को यह नहीं बता सकता था कि उसने एक अकेले भोजन पर 1,50,000 रुपये खर्च किए थे, फिर भी वे उसे जिंदा खाल उतार दी। रुको, मैं पहले बाहर जाकर फ़ोन करता हूँ। जब कबीर खन्ना ने अर्जुन गुप्ता और दूसरों को देखा तो उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। उसने अपना फ़ोन उठाया और महावीर गार्डन गेट से बाहर निकलने ही वाला था। अंत में उसे रोक दिया गया। ग्राहक, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद कई बलिष्ठ सुरक्षा गार्ड थे। मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए आपको बस आरव शर्मा से पूछना चाहिए। कबीर खन्ना अपनी बात से मुकरना चाहता था और अपना कर्ज स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सारा दोष आरव शर्मा पर मढ़ दिया। ओह, मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, है ना? कोई जाओ और इस बेशर्म सज्जन को गिरफ्तार करो और उसे पुलिस स्टेशन वापस भेजो। प्रबंधक का चेहरा बदला और वह दहाड़ा। प्रीति ठाकुर और अन्य महावीर गार्डन हॉल से बाहर आए। कबीर खन्ना, क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मिस्टर कबीर। अर्जुन गुप्ता आगे आया और चिल्लाया, यह मिस्टर बिल से बचना चाहते हैं, मुझे पता चल गया है। प्रबंधक ने कहा, कबीर खन्ना, तुम ऐसे व्यक्ति कैसे हो सकते हो? तुम ऐसा भी कर सकते थे, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं? प्रीति ठाकुर ने कबीर खन्ना को तिरस्कार से देखा और अपनी बात पूरी करने से पहले ही चली गई। कबीर खन्ना सफाई देना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं था। ये सोचकर कि यह सब आरव शर्मा की वजह से हुआ, उसका चेहरा काला पड़ गया। कृपया भुगतान करें। अगर आपके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा, प्रबंधक ने उसे याद दिलाया। साक्षी वर्मा, उसकी 2 रूममेट और रिया गुप्ता, चारों महिलाओं ने घबराकर कबीर खन्ना को देखा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाओ और आरव शर्मा को ढूंढो, उसके पास बहुत पैसे हैं। ये भोजन मेरा, चाहे जो भी काम हो, मैं पहले जाऊंगा, कबीर खन्ना ने कहा। प्रबंधक की आंखें कठोर हो गईं। पैसे नहीं हैं, है ना? लोगों के इस समूह को पुलिस स्टेशन भेजो और उनके माता पिता को उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने दो। कबीर खन्ना अवाक रह गया। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब आरव शर्मा अपने कमरे में लौटा तो उसने पाया कि वहां केवल जय ठाकुर था। जय ठाकुर, मैं आज तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं गए? आरव शर्मा आगे बढ़ा और पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला रहे हो? मुझे कैसे नहीं पता चला? जय ठाकुर ने उत्साह से कहा, मैंने राज मल्होत्रा को तुम्हें सूचित करने के लिए कहा था, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। आरव शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। जय ठाकुर शिवाजी यूनिवर्सिटी का दूसरी क्लास का छात्र था। बिस्तर मिलने में देर होने के कारण उसे आरव शर्मा की क्लास के छात्रावास के कमरे में आवंटित किया गया था। जय ठाकुर ने भौहें चढ़ाईं, छोड़ो भी, ये तो बस एक खाना है, तुम मुझे किसी और दिन अकेले खिला सकते हो। ठीक है, आरव शर्मा कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने जय ठाकुर को फिर से लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हुए देखा तो वह अपनी सीट पर वापस चला गया और अपने कपड़े उतार दिए। बेडरूम में केवल 2 लोग थे। आरव शर्मा थोड़ी देर के लिए ऊब गया, इसलिए उसने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया। उसने लाइव ब्रॉडकास्टरों को ब्राउज किया, किसी भी दिलचस्प पर क्लिक किया और अगले पर स्विच कर दिया। उई, आरव, तुम कर सकते हो। तुमने कब से महिला प्रसारकों पर ध्यान देना शुरू कर दिया?
जय ठाकुर को नहीं पता था कि वह कब आरव शर्मा के पीछे उठ गया था। आरव शर्मा मुस्कुराया, मैं बस यूं ही देख रहा था। मुझे लगता है कि यह लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में काफ़ी उबाऊ है। जय ठाकुर हंसा, तुम उसे भी नहीं देख सकते। मैं तुम्हें एक महिला होस्ट के बारे में बताता हूँ। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम निश्चित रूप से अच्छी तरह से देखोगे और नाक से खून निकलने से खुद को नहीं रोक पाओगे। जय ठाकुर छात्रावास में सबसे संयमित व्यक्ति था। कारण ये था कि उसे सुंदरियों के लाइव ब्रॉडकास्ट देखना पसंद था और उसे पोर्न और एनीमे देखना पसंद था। ये रहा पूनम कपूर। वाह, बड़ा कल्याण। हाँ हाँ, जय ठाकुर ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली और तुरंत चिल्लाया। वह इतना उत्साहित था कि वह एक खून प्यासे बैल की तरह लग रहा था। छी छी, पूनम कपूर का लाइव ब्रॉडकास्ट वाकई अलग है, लेकिन सामग्री बहुत कम है। पूनम कपूर ललित कला अकादमी की एक सुंदरी। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसका फिगर बहुत अच्छा था। उसकी छाती पर लहरों के 2 उभार उसके चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। उसका चेहरा प्यारा और मीठा दिखता था और जितना ज्यादा उसे देखो उतना ही लोगों के शरीर में गुस्सा भड़कता था। कैसा है? ये कुछ तो होगा, जय ठाकुर ने गर्व से पूछा। आरव शर्मा ने आलसी अंदाज में उसे देखा और अपना सिर हिला दिया। बुरा नहीं, लेकिन यह मेरी पसंद का नहीं है। आरव शर्मा ने अपने जूते उतारे और अपनी ऊपरी बर्थ पर चढ़ गया। उसने लापरवाही से अन्य लाइव ब्रॉडकास्ट देखे। इस क्षण उसने प्रसारण कक्ष में एक गरीब दिखने वाली लड़की को गाते हुए देखा। ये लड़की उनके स्कूल शिवाजी स्कूल की शुद्ध सुंदरी थी। उसका नाम सोनम बाजवा था। नीचे दर्शक इससे छोटे नहीं हो सकते थे। ये कहा जा सकता है कि वे बहुत कम थे। हालांकि आरव शर्मा को लगा कि यह शुद्ध सुंदरी उस बड़े स्तन वाली पूनम कपूर से कहीं ज्यादा सुंदर है। सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। क्या कोई और है जो गाना बजाना चाहता है? सोनम बाजवा ने कोमलता से कहा। आरव शर्मा गाने पर क्लिक करना चाहता था, लेकिन पाया कि उसे साइन इन और रजिस्टर करने की आवश्यकता है। उसने तुरंत लॉग इन किया और सोनम बाजवा के नाम से मिलता जुलता नाम शरद ऋतु जल दिया। आरव शर्मा ने तुरंत 1 दर्जन या उससे ज्यादा गाने चुने। सोनम बाजवा ने सूची देखी और कोमलता से मुस्कुराई। ठीक है, एक यंग मास्टर आरव हैं जिन्होंने 15 गाने चुने हैं। चलिए पहले गाने से शुरू करते हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मेरा प्यार सच्चा है, मेरा दिल भी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सोनम बाजवा के कोमल शब्द आरव शर्मा को मदहोश कर गए। उसका दिल रुई के कैंडी जितना हल्का हो गया। इतना प्यारा गाना, इसके लिए उपहार न मिलना सरासर निर्दयता है। आरव शर्मा बहुत खुश था और उसने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। सोनम बाजवा हैरान थी। उसने यंग मास्टर आरव को देखा जो लगातार उपहार दे रहा था और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जल्दी से एक गाना गाने के बाद सोनम बाजवा ने जल्दी से आभार व्यक्त किया। धन्यवाद यंग मास्टर आरव, मुझे सुपर रन देने के लिए। धन्यवाद यंग मास्टर आरव, मुझे रॉकेट देने के लिए। धन्यवाद यंग मास्टर आरव, मुझे ये टैंक देने के लिए। धन्यवाद यंग मास्टर आरव, यह विमान भी